हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला हिंदी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आपको थोड़ा सा दिवाली का ब्रेक दिया हुआ था, इस वजह से आपको क्लासेस जो है वह रुकी हुई थी। अब हम क्लासेस को फिर से जैसे स्टार्ट किया है, आपको भी अपनी पढ़ाई को दोबारा से कंटिन्यू कर देना है। सो देखो, लक्ष्मीकांत पॉलिटी हमने जाना था कि हम इसका जो है वह लेटेस्ट एडिशन जो 7th एडिशन है, इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो क्लासेस है वह होंगी। जो आपको अपकमिंग 90 लेक्चर्स मिलेंगे कंटिन्यू, वो आपको लक्ष्मीकांत के मिलेंगे। और इसके पहले एक तरीका आपको बताया गया था कि 11th-12th का एनसीईआरटी एटलीस्ट आपको कर लेना है। तो 11th-12th के एनसीईआरटी के सारे वीडियोस जो है वे अवेलेबल हैं। हमने उन सभी में काफ़ी सारी बातों को समझा। यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहाँ करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, कहाँ क्वेश्चंस, उन सभी पर बच्चों हमने बात की है ना। और आपको इसके पहले जब हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट तो एक तो आपको लाइव सेशन मिला था, जिस लाइव सेशन में हमने जाना था कि आपको पॉलिटी लक्ष्मीकांत जो है वह कैसे पढ़ना है, एक स्ट्रैटेजी टाइप का वीडियो था काइंड ऑफ। और यहाँ से हमने ये फर्स्ट चैप्टर जो है वह स्टार्ट करा था कि आखिर अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे संविधान की, है ना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करेंगे तो वह क्या थी, किस तरीके से हमारे संविधान के विकास क्रम में जो जिन ने योगदान दिया, जिन जिन पॉइंट्स ने योगदान दिया, जिन अधिनियम एक्ट्स ने योगदान दिया, उन सभी को हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ा था। देन सेकेंड चैप्टर में हमने बात की थी कि आखिर संविधान के बारे में कि कैसे जो है वह संविधान का निर्माण हुआ, संविधान सभा कैसे बनी, क्या क्या समितियां थी, उन्होंने किस तरीके से कार्य किया। और आज हम बात करने वाले हैं संविधान की अवधारणा की। सो एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि जो भी बच्चे टेलीग्राम के लिए परेशान होते हैं, पीडीएफ के लिए परेशान होते हैं, सो पीडीएफ आपको मिल जाएगी मंजू PW UPSC वाला, ये टेलीग्राम चैनल है। आप सर्च भी कर सकते हैं इसे स्कैनर की मदद से स्कैन करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये टेलीग्राम है फॉर पीडीएफ। तो हमने अब तक जाना था कि 12 इसके भाग हैं और इन 12 भागों में हमारा पहला जो है भाग एक संवैधानिक ढांचा, जिसमें 12 चैप्टर है। इसके 2 चैप्टर्स हम कर चुके हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण। नाउ अब हम बात करने वाले थर्ड चैप्टर की, दैट इज संविधान का अवधारणा, है ना। सो फर्स्ट चैप्टर का एक बार मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि हमने इसे 2 भागों में पढ़ा था। एक तो ऐसा जो कंपनी के शासन के अंतर्गत एक्ट बने थे, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बने थे। पुराना भूलना नहीं है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर आने के पहले पुराना जो है 5 मिनट 10 मिनट्स रिविजन करते रहना है, बिकॉज ऑफ विदाउट रिविजन कुछ नहीं हो सकता। सो 1773 से लेके 1858 तक के जो भी एक्ट बने वह ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बने थे। इन्हें चार्टर एक्ट कहा गया। 1857 की जब क्रांति हुई तब ब्रिटिश सरकार यह समझ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब शायद भारत का जो शासन है वह चलाने में सक्षम नहीं है, और इसलिए ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंतर्गत ले लिया और वहां से जो नियम बने उन्हें ताज के शासन के अंतर्गत के नियम कहा गया, जो कि 1947 तक चले, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया। फिर उसके बाद हमने जाना, ठीक है, हमने इन सारे एक्ट को पढ़ा। फिर हमने देखा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पहले ही 1946 में जो संविधान सभा है उसका गठन किया जा चुका था कैबिनेट मिशन के आधार पर। उसके बाद हमने देखा कैसे कैसे संविधान सभा की मांग उठी। MN राय पहली बार जिन्होंने इस मांग को रखा था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा एक होनी चाहिए, संवैधानिक सलाहकार उनको कहा जाता है, ठीक है। फिर कब कांग्रेस ने कहा, नेहरू ने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर हो, लेकिन संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। इस आधार पर उसकी आलोचना भी की जाती है कि वह जो है वह बहुत प्रतिनिधि परक नहीं था, और हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव पर आधारित नहीं था, क्योंकि दैट टाइम पॉसिबल नहीं था, क्योंकि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह एक तरीके से स्वतंत्र भारत में नहीं हुआ था, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने के लिए हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि जब संविधान सभा बनी थी वो तभी बैठक कर सकती थी जब अंग्रेज परमिशन दे, क्योंकि उस वक्त तक देश आज़ाद नहीं था, 1946 में बन चुकी थी। ये भी उसकी आलोचना कही जाती है कि जो हम कहते हैं कि संविधान सभा संप्रभु है, नहीं, संप्रभु नहीं है ना। सो इसका मांग, गठन, कार्यप्रणाली, स्वतंत्रता अधिनियम ने क्या परिवर्तन किया कि अब ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए जो कानून है वह चाहे तो संविधान सभा इतनी संप्रभु है, माने कानूनों को ना माने, नए कानून बना दे। फिर तय हुआ कि जब तक हम हर एक कानून को नया नहीं बना लेते तब तक वह वही चलेंगे जो पहले थे। संविधान सभा की कौन कौन सी समितियां थी, हमने देखा था कि मुख्य समितियां जो है वो काम कर रही थी, कुछ छोटी समितियां थी। संविधान सभा कैसे प्रभाव में आई, का प्रवर्तन, लागू होना कब से हुआ, तो यहाँ पर हमने दो जो तारीखें हैं वह देखी थी। एक तो थी 26 नवंबर 1949 की, ये वह दिवस है जिस दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारा संविधान पारित हुआ था। एंड देन लास्ट हमने बात की थी कि 26 जैन 1950, है ना,
चूंकि हमने हम 2 मंथ्स और रुके, क्योंकि एक और ऐसी तिथि आने वाली थी जिसको हमें ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, दैट इज़ 26 जैन। और इस दिन क्या हुआ था, हमने लाहौर में, है ना, कितने वर्ष पहले पूर्ण स्वराज दिवस इस दिन मनाया था। 26 जनवरी 1950 को हमारे जो देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जैसे ही शपथ ली, ओथ ली, उसके बाद भारत का स्टेटस रिपब्लिक कहलाया। और हम 26 जैन को एज अ रिपब्लिक डे, एज अ गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब क्या है कि जिस देश का जो शासक या संवैधानिक प्रमुख है वह निर्वाचित हो, है ना, अनुवांशिक ना हो, निर्वाचित हो। ये सारी बातें हमने करी, आलोचना की बात करी, हिंदी पाठ की बात करी। हिंदी पाठ का पहले मूल में प्रावधान नहीं था, फिर एक संशोधन होता है और हिंदी पाठ के संबंध में प्रावधान किया जाता है कि जो भी संविधान संशोधन होगा वो इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश का अनुवाद हिंदी में होगा, हिंदी में वही अर्थ समझा जाएगा जो कि अंग्रेजी में अर्थ है ना। तो ये सारी बातें हमने इसमें पढ़ी हुई थी, क्लियर है। अब हम चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दूं जो इस बार यूपीएससी ने 2023 में पूछे। क्वेश्चन है पहला कि निम्न में कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो बेसिकली आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, संविधान का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन दैट मीन्स उद्देश्य, है ना। तो आपसे एक ऑब्जेक्टिव की बात की है कि क्या आखिर उद्देश्य होना चाहिए। आइए ऑप्शंस थोड़े से तलाशते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करेगा, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन का सुकर बनाएगा, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करेगा, और यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता, सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हो सकता है एक सेंटेंस में उद्देश्य हो, एक सेकंड में कार्य हो, यहाँ पर आपसे पूछा है अर्थ, है ना। तो जब आप संविधान की अवधारणा, जैसे ये जो चैप्टर्स हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं तब हमें संविधान के जो उद्देश्य है वे ज़्यादा सही समझ में आते हैं। एक दो क्वेश्चंस और दिखा देती हूँ, जब हम आगे पढ़ेंगे चीज़ों को तब आपके इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन देखो, 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से ये माना जाता है कि मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित हुआ। भाषा टफ होती है बच्चों, भाषा टफ होती है। भाषा टफ होने का कारण है कि इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन आपको मिलता है यूपीएससी के पेपर का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये अधिभूत एंड बाकी सारे जो काइंड ऑफ वर्ड्स है ये थोड़े से टिपिकल मिल जाते हैं। सो मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या के लिए पहला 42वां, 44वां, 86वां कौन सा संशोधन हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। देखो क्वेश्चन की प्रकृति आप देखें एक बार, क्वेश्चन की प्रकृति अगर आप एक बार देखेंगे कि क्या अभिप्राय है, परिभाषा पूछी, एक में उद्देश्य पूछा। अगर आप डीपली हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हो, उसका कार्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसको अगर आप ठीक से समझते हैं तब आप इस तरह के जो क्वेश्चन है उसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं, है ना। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित पद्धति, विधि के निष्पक्ष प्रयुक्त या विधि के समक्ष क्षमता। कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, है ना, कमेंट पे मैं रिप्लाई भी करती हूँ। कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर आपको जो है वह इनका आंसर क्या लगता है। आपको पता होगा कि यूपीएससी जो है वह कब देती है आंसर शीट, जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है। जैसे अगर 2023 का पेपर हुआ, पीटी हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू, फाइनल रिजल्ट के कुछ दिन बाद जो है वह इसका आंसर की आता है। हो सकता है आपको कुछ और लगता होगा, यूपीएससी को कुछ और लगे। चलिए फिर भी ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। बेसिकली ये जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि संविधान जिसे हम पढ़ने वाले हैं उसका अर्थ क्या है ना। सो मीनिंग क्या है आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके कार्य क्या है, क्या क्या कार्य करता है संविधान, संविधान की विशेषताएं क्या है, संविधान का वर्गीकरण, संविधान का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है, ठीक है। संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार, क्या इन दोनों में डिफरेंस है, और इसमें भी बच्चों हम परिभाषाओं की बात करेंगे। इस तरह की परिभाषाएं आपको कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेंगी और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपको अगर इस वर्ड को डिफाइन करना है, परिभाषित करना, तो कैसे 10 या 20 शब्दों में आप कह सकते हैं। कुछ कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं। सो संविधान का अर्थ, कार्य, विशेषताएं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं। क्लास 11 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, है ना, उसमें पहला ही चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड व्हाट। और उसमें हमने जाना था कि संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, एक सोसाइटी में संविधान की आवश्यकता आखिर क्यों है। मैं इस क्लास को शुरू करूं उसके पहले मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ।
आपने थॉमस हॉब्स का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो चलो आप सुन लो, ठीक है। अब ये थॉमस हॉब्स कौन थे? थॉमस हॉब्स, इन्होंने कहा जाता है कि पहली बार एक कॉन्सेप्ट दिया कि समाज में जो हम रह रहे हैं उसे व्यवस्थित करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स हो, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस हो। सो थॉमस हॉब्स जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बार ये अवधारणा दी कि सामाजिक विनियमन जरूरी है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि सामाजिक जो विनियमन है ना, सोशल रेगुलेशन, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी अगर साथ में है। अच्छा ये बताओ कि आज हमारी जो सोसाइटी उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर आपका पड़ोसी आपके प्रति कोई गलत अपराध करता है या फिर कोई गलत कार्य करता है, आपको खुद को बचाने का अधिकार है। क्यों है? क्योंकि कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है। और वो रूल्स और रेगुलेशंस क्यों है? क्योंकि हमने सोसाइटी को मैनेज करने के लिए कोई रूल बुक बना रखी है। सोसाइटी के कुछ बेसिक रूल्स है हमारे पास, ये बात आप जान चुके हैं अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं, है ना। उसको पहले एनसीईआरटी को पढ़ लेना है। सो सामाजिक विनियमन की इन्होंने बात की और इन्होंने कहा एक सामाजिक समझौते के सिद्धांत की भी बात की कि अगर हमें एक समाज में साथ में रहना है तो उसके लिए क्या होगा, सामाजिक समझौते का एक सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। देखो चूंकि इन्होंने कहा कि इसके पहले तक देखो ये माना जा रहा है कि मनुष्य जो है, सभी मनुष्यों को जीने का अधिकार है, हम सभी को राइट टू लाइफ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो यहां पर कहा जाता है कि मनुष्य जो है उसके दो अधिकार हैं। ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक लाइन और है इसमें। मनुष्य के दो अधिकार हैं। एक तो है वह जीवन का अधिकार, है ना, एक तो इसको अधिकार है जीवन का अधिकार, और दूसरा है जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी करने का अधिकार, जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी करने का अधिकार। अगर हमने ये कहा, पहला सिद्धांत तो चलो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है। दूसरे सिद्धांत का क्या दुरुपयोग नहीं हो सकता? बहुत आसानी से हो सकता है कि हमने अपनी जान बचाने के लिए या फिर हमने सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत, आज भी आप देखेंगे कि कुछ प्रावधानों में अगर कुछ अपराधों में ये सिद्ध हो जाता है कि किसी महिला के द्वारा अपने आत्मरक्षा के लिए सामने वाले का जो मर्डर है या सामने वाले का जो उसकी हत्या हो गई, तब ऐसे में क्या है, इस तरह के प्रावधान आपको रिलीफ देते हैं कि ठीक है ना। तो यहाँ पर जानबूझ के आपने ये काम नहीं किया, आपने सेल्फ डिफेंस में किया। तो यहाँ पर क्या है कि मनुष्य के दो अधिकार है, एक तो वह जीवन का अधिकार है, और जीवन का चूंकि उसका अधिकार है, ये प्राकृतिक अधिकार है, तो जीवन की रक्षा के लिए वह कुछ भी करेगा। अगर वह जंगल में था, शुरू की अगर हम बात करें कि जब वह आदिवासी जीवन हम जी रहे थे आज से हजारों वर्ष पहले, अगर तब हम देखते हैं कि उस वक्त क्या करता था, मनुष्य ने खुद को उस हिसाब से बदला, है ना, कि कैसे वह अपना अस्तित्व बनाए रखा। जंगली जानवर हो या कुछ भी हो, जब उस पर आक्रमण हुआ उसने वो कला सीख ली कि हमें उसको कैसे, हमें खुद को बचाना है ना। तो यहां पर हम देखेंगे, लेकिन मनुष्य चूंकि अपनी रक्षा के नाम पर अगर कुछ भी करे तो प्राकृतिक अवस्था की स्थिति ये कहती है, मतलब प्राकृतिक रूप से यही कहा जाता है ना, प्राकृतिक रूप से अंतिम सत्य क्या है, आज अगर मनुष्य बाकी प्रजाति और बाकी अगर जीव जंतु और बाकी सबकी जगह बहुत ऊपर उठ गया है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी उस क्षमता का विकास किया, या प्राकृतिक सिद्धांत कहता है जो जीता वही सिकंदर, है ना, कि मतलब शक्ति ही सत्य है, ऐसा कहा गया। तो अगर जीवन के अधिकार के लिए कुछ भी कहा गया, कुछ भी कर सकता है वह, एक सिद्धांत देखो, शक्ति ही सत्य है, मतलब जो जीत जाएगा वह जिएगा, शक्ति ही सत्य है। तब ऐसे में तो बाकी लोगों का तो कोई अधिकार ही नहीं रह जाता, बाकी लोगों का कोई अधिकार नहीं रह जाता, और इसी के लिए सामाजिक विनियमन की आवश्यकता जो है वह होती है। और थॉमस हॉब्स कहते हैं कि हम क्या करें, सामाजिक स्तर पर राजनीतिक, सामाजिक, है ना, एक बेहतर जो समन्वय की व्यवस्था है वह कर ले, और ये व्यवस्था होगी समझौते के द्वारा। और ये समझौते कैसे होने चाहिए कि हम एक दूसरे के अधिकारों का एक तरह से आदर करें, तो इसलिए यही सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। तो थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं, थॉमस हॉब्स के द्वारा यह कहा गया कि राजनीतिक
सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, है ना, जो समझौता है वह हो, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें, और बेसिकली इन सभी का एक जो समन्वय है वह सोसाइटी में हो जाए। और ये समन्वय कैसे होगा? एक समझौते के द्वारा होगा। तो यहाँ पर पहली बार इन्होंने कहा, ये अवधारणा जो है वह दी थी थॉमस हॉब्स ने, कि हमें सामाजिक जो विनियमन है इसकी हमें आवश्यकता है। क्लियर हुआ? अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि संविधान का क्या अर्थ है। बेसिकली देखो, संविधान करता क्या है, ये समझो कि एक अगर हम सोसाइटी की बात करें और उस सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लोग हैं। सामाजिक, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी का पहला चैप्टर आपको विविधता शब्द से परिचित कराता है, क्योंकि हमारे समाज की, भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता ही वही है, विविधता, डाइवर्सिटी। और अगर देखो एक सोसाइटी में बच्चों, अगर हम ये कहें कि ये मान लो सोसाइटी है हमारी, है ना, और इस सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हैं। इस सोसाइटी में मान लो, ठीक है, ये मैं कुछ डॉट्स बना रही हूं जो कि आपको ये बताएंगे कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स हैं, ठीक है। तो अब ये देखो कि आखिर ये सभी जो है वह किस तरह के अधिकारों पर एक तरह से साथ में रहेंगे। ये डाइवर्सिटी हो गई मान लीजिए, है ना। तो ये जो विविधता है समाज में, ये हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में। सो ये जो विविधता है, देखो मैं बार बार जिक्र इसलिए कर देती हूं कि जिन बच्चों को लगता है कि डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो एनसीईआरटी को देख सके। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स हम ये कह दें अलग अलग कलर के कि ये अलग अलग धर्म है, ट्रेडिशंस हैं, भाषा है ना, उनके रीति रिवाज हैं, ये सारे क्या है कि व्यक्ति को एक होने से रोकते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये विविधता क्या है। हम भारतीय संस्कृति में बहुत पुराना इतिहास मिलता है, और भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता जो शब्द है वो बताती है कि कैसे, या भारतीय संस्कृति को अगर आपको परिभाषित करना, एक शब्द है सहिष्णुता, टॉलरेंस, है ना। तो यहां पर कहा जाता है कि चूंकि समाज में विविध विविध लोग हैं, तो समाज के बीच में क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए जिस पर सभी सहमत हो जाएं। और ये जो रूल्स हैं बेसिकली हर आदमी माने, हर व्यक्ति इसको फॉलो करे। उसके लिए उसको इंश्योर, उसे इस बात का विश्वास होना चाहिए कि हम जिस रूल का फॉलो कर रहे हैं उसे अगला व्यक्ति भी मानेगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ हमें ऐसी रूल्स जो है वह जरूरत होती है, क्योंकि हम सबको साथ में रहना है, और इसी रूल्स के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बेसिकली संविधान की ये कुछ विशेषताएं, कुछ कार्य हम देख चुके हैं एनसीईआरटी में, कि संविधान तालमेल बढ़ाता है, भरोसा दिलाता है लोगों के बीच में, है ना, एक समन्वय, एक भरोसे का जो काम है वह करता है कि अगर हम मान लीजिए राइट टू लाइफ है या फिर राइट टू लिबर्टी है, तो हमारी स्वतंत्रता का सम्मान सामने वाला भी करेगा, है ना। कि जहां पर आपने कहा कि आपको राइट टू फ्रीडम है, पर दूसरे का अगर राइट टू प्राइवेसी जो है वह मेंटेन नहीं हो पा रहा है या फिर वो प्रभावित हो रहा है, वहां पर आपका राइट टू फ्रीडम खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल देखा था हमने एनसीईआरटी में कि मान लीजिए आपको राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब लिखकर, बोलकर, डायग्राम बनाकर, और अब तो हम सभी के पास फोन है, स्मार्टफोन का जमाना है, फोटो क्लिक करके पोस्ट करने का राइट है। अब लेकिन आप किसी की प्राइवेसी को, है ना, आप किसी के बैंक अकाउंट को या फिर आप किसी की जो पर्सनल फोटोग्राफ्स है, आप अगर उसको उसकी परमिशन के बिना पोस्ट करते हैं, तब क्या ये आपका राइट टू एक्सप्रेशन हुआ या फिर उसका राइट टू प्राइवेसी? तो जहां पर दूसरे की सीमा शुरू हो गई, वहां पर आपकी सीमा खत्म है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कि अगर रूल बने हैं तो वो हमारी रक्षा करेंगे, तो एक भरोसा, एक विश्वास दिलाएगा। निर्णय निर्माण शक्ति, कौन निर्णय करेगा कि आखिर इस विवाद का सुलझाव जो है वह कैसे हो, कैसे हम विवादों का निपटारा करें, है ना। तो यहां पर डिस्प्यूट्स जो होंगे उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें गवर्नमेंट चाहिए। अब गवर्नमेंट तो चाहिए, पर वो सरकार बनेगी कैसे, उसे सिलेक्ट कौन करेगा, हम किस रूप को अपनाएंगे, इन सभी के लिए हमें जरूरत होती है। फिर वही सरकार की शक्तियों पर भी सीमाएं, गवर्नमेंट एक रूल बना दे कि अब ये जो व्यक्ति है वह धर्म नहीं मान सकते। तो यहां पर क्या हुआ, आपका जो फंडामेंटल राइट है वह बेसिकली एक डू नॉट क्रॉस की लाइन खींच देता है कि भाई अब यहां रुक जाओ, यहां से लोगों के जो अधिकार है वह शुरू हो गए, सरकार की सीमा समाप्त है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इसको आगे, संविधान और संविधानवाद दोनों ही कॉन्सेप्ट से इसको जोड़ेंगे। मैं बस आपको पुराना याद दिला रही हूं कि हम ये पढ़ चुके हैं। फिर देखो राष्ट्र की बुनियादी पहचान, हम कुछ नियमों पर सहमत है कि हम सेक्युलरिज्म है ना, हमने फेडरलिज्म को अपनाया, हमने डेमोक्रेसी को अपनाया, हमने एडल्ट सफ्रेज को अपनाया। तो यहाँ पर ये वयस्क मताधिकार जैसे सिद्धांत और सारी चीजें हमें क्या है, हमें एक लोकतंत्र, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में एक पहचान देती है। हमारी एक बुनियादी पहचान है, इंडियंस एंड बाकी सब।
तो यहाँ पर क्या है कि हमें एक बुनियादी पहचान जो है वह संविधान देता है। इसके अलावा हम एस्पायरेशंस की बात करेंगे, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। ये नेगेटिव अगर कहा गया गवर्नमेंट के लिए कि भाई डू नॉट क्रॉस की लाइन है, आप एक्ट वहां तक बनाए जहां तक लोगों के अधिकार प्रभावित ना हो, तो वहीं ये जो एस्पायरेशंस है कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, ये सरकार के लिए पॉजिटिव है, सकारात्मक है। अगर ये फंडामेंटल राइट हो गया मान लीजिए, तो ये डीपीएसपी हो गया कि आप समाज कल्याण के लिए सरकार कुछ सकारात्मक कदम उठाएगी। ये सारी चीजें संविधान करेगा, ठीक है। तो अब चलो हम संविधान के अर्थ की बात करते हैं। संविधान की जो उत्पत्ति है बेसिकली, है ना, ये एक वर्ड से होती है। कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट जो एक लैटिन वर्ड है, यहां से इसकी उत्पत्ति हो गई और इसका मतलब है स्थापित करना, है ना, स्थापना करना। क्या मतलब है इसका? टू सेटअप। इसका मतलब क्या है? टू सेटअप, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ड से जो है वह संविधान की उत्पत्ति हो गई। और वर्तमान अर्थ अगर हम देखें तो ये अर्थ क्या कहता है कि संविधान शब्द जो है वह सिद्धांतों का समूह है जो सरकार की व्यवस्था, कामकाज, सरकार और लोगों के बीच उनके अधिकार और कर्तव्यों के संदर्भ में संबंधों को निर्धारित करता है। तो आप बस इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। संविधान आप समझ तो गए हैं कि आखिर हमें संविधान की जरूरत क्यों है। तो बेसिकली संविधान शब्द जो है वह क्या है? सिद्धांतों का समूह है। हम कुछ ऐसे रूल्स बना लेते हैं कि कैसे जो है वह सरकार काम करेगी, कैसे जो है वह सरकार की व्यवस्था होगी। हमने बता दिया कि हमने इस चुनाव पद्धति को अपनाया, इस तरीके से हम सरकार को चुनेंगे। कामकाज किस तरीके से करेंगे, हमने एक नियम बनाया कि जो न्यायपालिका है, विधायिका है और कार्यपालिका है, इन तीनों के ये सरकार के प्रमुख अंग होंगे, इनके अलग अलग कार्य होंगे। न्यायपालिका न्याय करने का काम करेगी, विधायिका जो विधान बनाने का काम करेगी। दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कामकाज कैसे करेगी, लोगों के बीच में उनके अधिकार और कर्तव्यों के संदर्भों में क्या संबंध होगा, इन सभी को निर्दिष्ट करती है। तो बेसिकली संविधान क्या है? संविधान एक समूह है। किसका समूह है? सिद्धांतों का समूह है। एक रूल बुक हमें चाहिए होती है कि आखिर हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन बना रहे। बच्चों सारे शब्द इसलिए बता देती हूँ, क्या पता कौन सा शब्द जो है वह यूपीएससी पूछ ले, है ना। तो यहाँ पर क्या, एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन का जो काम है, समाज में न्यूनतम समन्वय का जो काम है, वह संविधान का होता है, ठीक है। सो संविधान को ये भी कह देते हैं कि ये इस पर्टिकुलर भूमि का मौलिक कानून है। ये भी कह देते हैं कि देश का सर्वोच्च कानून है, देश का मूल कानून है, सरकार का साधन है, देश का नियम है, राजनीति की मूल संरचना है, देश का मूलभूत मानदंड है। मतलब कुछ भी हम इसको, ये काइंड ऑफ वर्ड हो गया कि संविधान क्या है? किसी भी भूमि का एक मौलिक कानून, एक बेसिक कानून हो गया कि इस माध्यम से इन नियमों के अनुसार जो है वह 10 नियम बना दिए मान लीजिए, उसी के हिसाब से ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा कंट्री है वह काम करेगा। हो गया संविधान। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा देखो, इसकी कुछ परिभाषाएं कुछ विद्वानों ने भी बताई, हम उन विद्वानों को भी समझ लेते हैं। गिलक्रिस्ट कहते हैं, गिलक्रिस्ट ये कहते हैं कि संविधान नियमों और कानूनों का वह निकाय है जो सरकार की व्यवस्था करे, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का वितरण करे और उन सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण करे जिनके आधार पर इन शक्तियों का उपयोग करना है। तो इन्होंने क्या 2-3 बातें कही। देखो, आप ना किसी एक की परिभाषा को याद कर लीजिए जो आपको परिभाषा ज्यादा सटीक लगती हो। अब देखो, गैटेल है, गैटेल कहते हैं कि देश के स्वरूप को निर्धारित करने वाला, अब देखो यहां पे आपको मिल गया एक टैग लाइन, देश के स्वरूप को निर्धारित करने वाला मूलभूत सिद्धांत। ये 4-5 शब्द ही संविधान को परिभाषित कर देते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो देश का स्वरूप कैसा हो, देश के स्वरूप में सब आ गया। सरकार कैसे बनेगी, काम कैसे करेगी, सरकार लोगों के बीच में कैसे संबंध होंगे, कैसे समन्वय, सब आ गया। सो देश के स्वरूप को निर्धारित करने वाले मूल सिद्धांत, उनका वो संविधान हो गया। इसमें वह तरीका है कि कैसे देश का गठन होगा, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में शक्तियों का वितरण कैसे होगा, सरकारी कार्यों के कार्यक्षेत्र का दायरा, तरीका, उन लोगों के संबंध में इन अधिकारों का उपयोग कैसे होगा। आया समझ में? तो मेन ये हो गया। गैटेल की परिभाषा अच्छी लगी ना अभी तक। चलो वियर की बात करते हैं। संविधान किसी देश की सरकार की पूरी प्रणाली का वर्णन करता है, ये भी ठीक है। यहां कहा कि देश के स्वरूप को निर्धारित करने वाला सिद्धांत है, यहां कहा कि सरकार की
पूरी जो प्रणाली है उसका वर्णन करेगा। उन नियमों का संग्रह है जो सरकार को स्थापित करे, विनियमित और नियंत्रित करे, है ना। सरकार को स्थापित करना, विनियमित करना, नियंत्रित करना, ये सारा काम किसका होगा? ये संविधान का होगा। तो यहाँ पर ये संविधान की परिभाषा जो है, एक और वेट और फिलिप्स है विद्वान, उन्होंने कहा कि संविधान विशेष कानूनी मान्यता वाला दस्तावेज है ना। वेट एंड फिलिप्स क्या कहते हैं? संविधान क्या है? कानूनी मान्यता वाला दस्तावेज है। जैसे कानूनी मान्यता है, ऐसा दस्तावेज कानूनी मान्यता प्राप्त दस्तावेज है। तो कई तरीके से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। मूल अर्थ तो वही है ना कि बस एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी चीजें जो है वह लिखी हुई है। तो कानून के द्वारा एक मान्यता देने, कानूनी मान्यता वाला दस्तावेज है। तो देश की सरकार, ढांचा, कार्य और सारी सिद्धांत, संचालन के नियम, इन सभी को घोषित करता है। ये थी बच्चों परिभाषा। अब हम आते हैं कार्य पे। परिभाषा में आप क्या कर रहे होते हैं? इस कीवर्ड को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो अब तक हमने जाना जैसे अलग अलग पॉइंट्स अगर हम लिखें, संविधान क्या है, तो एक तो शब्द की उत्पत्ति हो गई कि ये जो शब्द है वो कहाँ से आया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है वो कहाँ से आया। दूसरा हमने देखा कि देश का मूल स्वरूप निर्धारित करे, देश का मूल स्वरूप निर्धारित करे वह संविधान है ना। किसी ने कहा कानूनी मान्यता प्राप्त दस्तावेज है, कानूनी मान्यता प्राप्त दस्तावेज है, ठीक है। वीआर कहते हैं कि देश की सरकार कैसे चलेगी, देश की सरकार का गठन निर्धारण, है ना, नियंत्रण, ये सारा काम जो है वह संविधान करेगा। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ये सोसाइटी है, ठीक है, इसमें न्यूनतम समन्वय हो सके, न्यूनतम समन्वय हो, इसके लिए आवश्यक है संविधान, है ना। सरकार का गठन कैसे हो, इसके लिए आवश्यक है संविधान, ठीक है। अधिकारों की परिभाषा हो, अधिकार व सीमा का निर्धारण हो, इसके लिए आवश्यक है संविधान। और भी कई बहुत से कारण हैं। ये हमने कुछ मूल बातें लिख ली, है ना, कि आखिर संविधान जो है वह हमें जरूरी क्यों होता है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के कार्यों की, कि संविधान का कार्य क्या होता है। परिभाषा से निकल कर आते हैं कार्य। हमने देखा कि सरकार का गठन करना, इसमें एक कार्य ये भी होगा। लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, एक कार्य ये भी होगा। लोगों के बीच में एकता समन्वय बनाए रखना, एक कार्य ये भी होगा, है ना। लोगों के अधिकारों को परिभाषित करना, लोगों से आपस में एक दूसरे को बचाना, ये भी कार्य होगा। तो संविधान के कार्य क्या होंगे? अब देखो वही सारी बातें, बस आपको कुछ मेन पॉइंट्स याद करने हैं। पहली बात तो ये कि एक राजनीतिक जो समुदाय है, ठीक है, राजनीतिक समुदाय उसकी सीमाएं घोषित करेगा और परिभाषित करेगा। राजनीति बेसिकली संविधान से हमारी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी बनती है। पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपकी राजनीतिक पहचान, है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि संविधान का एक पहला कार्य क्या है कि राजनीतिक जो समुदाय है उसकी सीमाएं घोषित करना और परिभाषित करना, ये इसका काम होगा। अगला काम हम देखेंगे कि राजनीतिक समुदाय की प्रकृति और अधिकार घोषित करना। अब प्रकृति जैसे हम देखेंगे कि हमने लोकतंत्र अपनाया, ठीक है, हमने लोकतंत्र अपनाया और ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वह संविधान में लिखी गई हैं। तो राजनीतिक समुदाय किस तरीके से बनेगा, उसकी प्रकृति कैसे घोषित होगी, ठीक है। प्रकृति मतलब नेचर, नेचर मतलब ये कहे कि वह लोकतांत्रिक देश होगा, एकात्मक व्यवस्था अपनाई जाएगी, अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाई जाएगी। तो कई तरह से देश चल सकता है, कई तरह के काइंड ऑफ संविधान हो सकते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि किसी देश की राजनीतिक समुदाय की पहचान, उसकी सीमाएं निर्धारित करना इसका काम होगा। फिर अगला काम यह है कि उसकी प्रकृति बता दे कि प्रकृति क्या है, अधिकार बता दे, है ना। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करेगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की भी बात की गई है, तो राज्य के नीति के निदेशक तत्वों की बात की गई है, साथ ही मूल कर्तव्यों की भी बात की गई। क्या मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज थे?
मूल संविधान की बात करें, यूपीएससी कई दफा ऐसे प्रश्न पूछती है कि क्या मूल संविधान में ये प्रावधान था, ये प्रावधान था, है ना। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखा करो। राजनीतिक संस्थाओं को स्थापित करने और विनियमित कर सकता है। अब राजनीतिक संस्था में हम बात करें कि जैसे कि संसद है ना। राजनीतिक संस्थाओं में जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हम यहाँ पर बात करें संसद की। संसद क्या है? विधायिका। ठीक है, संसद क्या है? विधायिका, क्योंकि ये विधान बना रही है। अब विधायिका विधान बना रही है, लेकिन इस संसद में जो है वह कैसे चुनाव होगा, किन आधारों पर होगा, वो सारे मूल्य किस में लिखे? संविधान में लिखे, है ना। विनियमित कर सकता है, बिल्कुल। चुनाव पद्धति हो, चुनाव प्रणाली हो, कैसे इनका स्थापना होगी, कैसे हम अपने प्रत्याशी को चुनेंगे, उन सभी की बात इसमें की गई। राजनीतिक संस्थाओं को स्थापित और विनियमित, हाँ अच्छा ये तो हो गया, ये डबल हो गया। देश की विशेष सामाजिक आर्थिक विकासात्मक लक्ष्यों को प्रतिबद्ध करता है। अब जैसे कि सामाजिक आर्थिक और विकासात्मक लक्ष्य की संविधान यही तो बताता है। संविधान क्या है? जो लोगों की एस्पायरेशंस, जो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करे। आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ अपने लक्ष्य बना लिए कि हम इन लक्ष्यों पर काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे, हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों के विकास के लिए सरकार जो है वह प्रतिबद्ध है। सरकार के द्वारा जो है वह क्या किया जाएगा? एक न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी सभी को दी जाएगी। यहां पर हमने क्या किया? कुछ कुछ सिद्धांत बना लिए, है ना। तो यहां पर इसके अलावा देखो हम ये कह सकते हैं कि शक्तियों का विभाजन करता है, जो कि आप इससे जोड़ सकते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं को स्थापित करना, शक्तियों का विभाजन, कौन कौन सा, कौन सी शक्तियां किसके पास होंगी, है ना। न्याय करना, जैसे कि न्यायपालिका काम है, तो इसमें एग्जाम्पल लिख लो। न्याय करना किसका काम है? जुडिशरी का काम है, न्यायपालिका। ठीक है, इस तरीके से तो अलग अलग जो भी हमारे संस्थाएं हैं उन सभी की हमने जो शक्तियां हैं वह बनानी। इसके अलावा हमने ये भी बता देते हैं कि हमारी जो स्थिति है या फिर हमने जो मूल रूप में अपनाया, जैसे कि हमने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, ठीक है, तो हमने घोषित कर दिया संविधान में, तो एक तरह से चरित्र बताता है ये किसी देश का कि उसने किस तरह की जो नीतियां हैं वह अपनाई है। तो हमने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। कई ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने किसी एक धर्म को अपना ऑफिशियल जो रिलीजन है वह घोषित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच्चों संविधान के कार्य हो गए। आया समझ में? संविधान की परिभाषा हमने देख लिया कि कुछ मूल सिद्धांत हो गए जो देश के स्वरूप को निर्धारण करेंगे, क्यों आवश्यक है, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। ये एनसीईआरटीज है, इसलिए आपको रिवीजन जो है वह करते रहना है। ठीक है, और यहाँ पर हमने परिभाषाओं के बाद कुछ कार्यों की बात करी। अब हम आएंगे कुछ विशेषताओं पर कि आखिर ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो संविधान में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी किताब है जिसमें लिखा 20 पेज में है, समझ में 1 पेज भी नहीं आया या फिर कम समझ में आया, या फिर एक ही बात को, जैसे कुछ बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं कि आपने जाने लिखा हुआ बहुत 2 पेज पूरे भरे हुए हैं, बट उस 2 पेज में क्या है, शायद काम की भी चीज नहीं है, वो बात हो सकता है। मैंने एक स्टूडेंट का जो अब सिलेक्ट है ना, नाम नहीं बताऊंगी, तो एक बार ऐसे उन्होंने चेक करने के लिए दिया है ना कि आप एक बार इस ऐसे को देखें और ये बताएं कि कैसा लिखा है। अब आप देखिएगा कि शायद उन्होंने एक सामाजिक कुप्रथा और ऐसा कुछ ऐसे लिखा हुआ था, उसमें उन्होंने एक लाइन जो है हर एक पेज के दूसरे पैराग्राफ में वो लाइन मिल जाए। रिपीटेशन बहुत ज्यादा था, है ना। एक वर्ड का रिपीटेशन इतना ज्यादा था कि लग रहा था कि अगर आपने 2000 शब्द लिखे तो 100 बार आपने उस शब्द को लिख दिया होगा। और भी कई ऐसी व्यवस्थाएं थी, मतलब और भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो उनके ऐसे में समझ में आ रही थी। आपने लिख दिया 10 पेज का ऐसे, बस उसमें काम का ऐसा था कि अगर जिस तरीके के शॉर्ट नोट्स और कीवर्ड्स आप लिखना सीख गए ना, आप एक पेज पूरा कंप्लीट नहीं होता, वो लिखा हुआ था 10 पेज में। तो यहां पर क्या है बच्चों कि एक विशेषता किसी भी दस्तावेज की ये होनी चाहिए कि अगर आपको ये पीडीएफ मिली है, आपके पास काम की चीजें हों। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको 100 पेजेस का पीडीएफ मिल गया, काम के केवल 4 पीडीएफ है, काम के सारे पीडीएफ होते हैं, है ना। और ऐसा भी नहीं बहुत विस्तार, अनावश्यक विस्तार। भाई विस्तार तो किताबों में भी है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि आपको चीजों को समझा दे, शॉर्ट में बता दे, कैसे इंप्लीमेंट करना है वो बता दे, ये हमारा काम है। तो यहां पर देखो संक्षिप्तता होनी चाहिए, है ना। संक्षिप्तता मतलब अपनी बात को सटीक रूप से कहना। संक्षिप्तता मतलब क्या है? सटीक रूप से। तो अगर सटीक रूप से जो प्रावधान है, या सटीक प्रावधान ही हम लिख दें, सटीक प्रावधान होना, ठीक है,
ऐसा ना हो कि आपने इतना अनावश्यक विस्तार किया है कि उसकी महत्ता जो है वह खत्म हो गई है, तो अवांछित जो प्रावधान है वह नहीं होने चाहिए। सेकंड है क्लैरिटी, स्पष्टता। कहना क्या चाह रहे हो, एक वो लाइन आपने सुनी होगी ना, अरे भाई कहना क्या चाहते हो। तो स्पष्टता किसी भी संविधान का एक प्रमुख गुण, प्रमुख विशेषता जो है वह मानी जाती है। ठीक है, कि जो भी आपने इसमें शर्तें प्रावधान है तो वो प्रावधान व शर्तें स्पष्ट हो, प्रावधान व शर्तें स्पष्ट हो। जैसे कि कुछ आर्टिकल्स में डेफिनेशन जो है वह किसी पर्टिकुलर पॉइंट की नहीं दी। मान लीजिए कि हमने अल्पसंख्यक की क्या परिभाषा होगी, संविधान निर्धारित नहीं करता। नागरिक शब्द की क्या परिभाषा होगी, संविधान में नहीं बताया है कि इन शब्दों की परिभाषा क्या होगी, और उसमें लिख दिया गया है कि इसके अनुसार समझी जाएगी। जैसे कि नागरिकता की परिभाषा में कह दिया कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो नागरिक होगा वो नागरिक होगा। तो इस तरह से क्या किया हमने, उसमें कुछ क्लैरिटी के साथ चीजों को कर दिया। तो एक विशेषता ये संविधान की होनी चाहिए। ठीक है, तो संक्षिप्तता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। अब देखो निश्चितता, निश्चितता की बात होगी बच्चों कि अगर देखो आपने न्यायाधीशों के लिए अधिकार दिए या फिर न्यायाधीशों के लिए आपने जो भी एक रूल्स बनाए हैं संविधान में वह कैसे हो, निश्चित हो। तो आपने इसमें क्या किया कि जो भी आपने सिद्धांत बनाए हैं, ठीक है, उन सभी सिद्धांतों को एक निश्चित रूप से तय कर दिया कि हाँ निश्चित रूप से यही होगा। अगर न्यायाधीशों को विवेकाधिकार दिए तो वो केवल यही होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। तो एक निश्चितता जो है वह संविधान का बड़ा गुण है, बड़ी विशेषता है। व्यापकता, अब देखो हम देखते हैं कि एक अच्छा संविधान जो है वो एक तरह से ऐसा व्यापक होना चाहिए, जैसे कि हमने देखा कि नागरिक और अधिकार के बीच में, नागरिक और सरकार के बीच में अधिकारों की क्या व्याख्या होगी, उन सब की बात की गई। तो व्यापक रूप से जो है वह सारे प्रावधानों को यहाँ पर लिखा गया है ना, व्यापक रूप से कि अब सरकार की शक्तियां क्या होंगी, सरकार कहाँ तक जो है वह नियम प्रावधान बना सकती है। तो व्यापकता है, और इस आधार पर भारतीय संविधान की आलोचना भी की जाती है कि अनावश्यक जो विस्तार है वह दिया गया है, अनावश्यक जो समय है वह लगा हुआ है। अमेरिका का संविधान 4 महीने में तैयार हो गया था, भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनके तैयार हुआ। भारतीय संविधान विस्तृत, हम कहें वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक बात लिखी हुई है, हर एक बात। तो यहाँ पर क्या है कि व्यापकता है कि सरकार की शक्तियाँ क्या होंगी, हर चीज़ लिखी हुई है, सरकार की शक्तियां, नागरिक अधिकार, सब लिखा हुआ है। तो एक अच्छे संविधान की ये विशेषता भी मानी जाती है। अब देखो उपयुक्तता, उपयुक्तता मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्या ये उपयुक्त है या फिर अनुपयुक्त है, उपयोगी है नहीं है। तो हम अपने देश की बात करें तो इवन किसी भी राष्ट्र, ना केवल इंडिया, किसी भी राष्ट्र की बात करें तो ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। तो जब ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, तब उसकी आलोचना, इस पॉइंट की आलोचना इस बात पर की जाती है कि उधार का थैला नहीं है, बल्कि हमने क्या किया है, अपनी उपयुक्तता के अनुसार जो है वह चीज़ों को लिया है। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट अगर हम भारतीय बाकी संविधानों से लेते या पश्चिमी देशों से लेते, तब हम क्या करते, हम धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक परिभाषा को ले लेते, बट हमने सकारात्मक परिभाषा को चुना, हमने सकारात्मक प्रावधानों को चुना। तब हमने क्या किया कि अपने देश के, देखो हर एक चीज में एग्जाम्पल बच्चों इसलिए दे रही हूं कि आपको इनकेस कभी मेंस में ये क्वेश्चन आया हो या फिर लिखा हो कि भाई क्या एक अच्छे संविधान की विशेषताएं भारतीय संविधान में निहित है या इनकी आलोचना किस आधार पर हो सकती है, इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम उपयुक्तता की बात करें तो क्या ये ऐसा बना है कि लोगों की जरूरत और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। तो लोगों की आकांक्षाओं, लोगों की जरूरत के हिसाब से बना है, या फिर हम ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक महत्ता की बात करें, ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक अनुकूलता, हाँ बिल्कुल है। जैसे कि हमने क्या किया है, भारतीय संविधान भारतीयों के अनुकूल है, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है। ठीक है, जैसे कि हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम को तो अपना लिया, बट ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट बड़ी ही एक संप्रभु है ना, बड़ी संप्रभु है, सोवरन है। ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या कहा जाता है कि ये फीमेल को मेल और मेल को फीमेल बताने के अलावा सब कुछ कर सकती है, मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर है।
जैसे कि अमेरिका में जो जुडिशरी न्यायपालिका है वह ताकतवर है, और ब्रिटेन में जो है वह संसद बहुत ताकतवर है, संप्रभु है। इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इंडिया में संसदीय संप्रभुता को सीमित किया गया है। किससे सीमित किया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ब्रिटेन में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, लिखा ही नहीं है कहीं पर। और इस बार यूपीएससी ने मेंस में एक क्वेश्चन पूछा भी था कि भारत में संसद की क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, और ब्रिटेन में इन दोनों की आपको तुलना करना है। बहुत सरल क्वेश्चन था, है ना, काइंड ऑफ। अब देखो स्थिरता और अनुकूलनशीलता, दो और ऐसे हमने पॉइंट्स देख लिए। स्थिरता की अगर हम बात करें कि मतलब आसानी से जो छेड़छाड़ है वह संविधान से ना हो, एक स्थिर संविधान हो। नेपाल के संविधान की बात करें, शायद 2015 में फिर से लिखा गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीय संविधान इसलिए सफल माना जाता है क्योंकि इसमें जो प्रावधान किए गए वो हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे वो इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने अगर कोई एक ऐसा प्रावधान लिखा, उसके अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ दिया कि आने वाली पीढ़ी अपने अनुसार चीज़ों को ऐड कर लेगी। जब समाज बदलता है, लोगों की आकांक्षाएं बदलती हैं। पहले हमें राइट टू इंटरनेट नहीं चाहिए था, आज हमें राइट टू इंटरनेट चाहिए क्योंकि हमारी शिक्षा उससे जुड़ी है। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा उससे जुड़ी, हमारा रोजगार उससे जुड़ा है। अब इंटरनेट ही बंद कर दोगे तो ना तो हम ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, ना ही हम ऑनलाइन जो बाकी एप्लीकेशंस चलते हैं वो सामान बेच सकते हैं। तो यहाँ पर आपका व्यवसाय और शिक्षा का अधिकार, अगर आपका मूल अधिकार है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको राइट टू इंटरनेट अब चाहिए, पहले नहीं चाहिए था। लेकिन हमारे संविधान निर्माता बड़े दूरदर्शी थे। यही इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी का, जो मैं आपको बता रही हूँ सारी एनसीईआरटी की चीजें हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि एक स्थिर संविधान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आए दिन ने उसको बदल दिया, अब पूरा बदल दिया, चलो अब से नया संविधान, नया समाज नया संविधान, ऐसा नहीं होता। मूल बातें अगर आपकी संविधान की चेंज हो गई, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ना, कि कुछ ऐसे प्रावधान होंगे, बुनियादी सिद्धांत होंगे जिन्हें आसानी से परिवर्तित नहीं किया जाएगा। याद करो 1973 केशवानंद भारतीवाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि संविधान का जो बुनियादी ढांचा है उसको परिवर्तित नहीं किया जाएगा, उसकी बातों को परिवर्तित नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर उसमें परिवर्तन हुआ तो हमारा संविधान नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, एडवर्स इफेक्ट उस पर आएंगे। तो हम मूल बातों को नहीं बदल सकते। जैसे कि लोकतंत्र, अब नई सरकार आती होगी, नहीं लोकतंत्र नहीं, अब हम राजतंत्र शुरू करें कि हम राजा बनेंगे। तो आप मूल बातों को नहीं बदल सकते। तो जो सरकार आएगी वो संविधान के अंतर्गत काम करेगी, इसलिए इसको सीमित सरकार भी कहा जाता है। आगे जब हम बात करेंगे संविधान और संवैधानिकता, तो क्या सीमित सरकार, संवैधानिक सरकार, और यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा कि संवैधानिक सरकार क्या है, उन सभी का आंसर आपको इस क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अनुकूलनशीलता, परिस्थितियों के हिसाब से क्या अनुकूल करने के लिए। भारतीय संविधान की खूबसूरती ही यही है। पहला संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, उसके बाद 1951 में पहला संविधान संशोधन हो गया। अभी तक वर्तमान में हम देखें 104, 105 संविधान संशोधन की बात चल रही है। तब यहाँ पर क्या है कि अब तक 100 से ज्यादा संविधान संशोधन हो चुके। तो ऐसा नहीं है कि संविधान संशोधन ने प्रकृति को बदल दिया, संविधान संशोधनों ने संविधान की मूल प्रकृति को नहीं बदला, बस हमें आवश्यकता थी कि अब जो है हम इस बदलाव को लेकर आए, इस पॉइंट्स को लेकर आए, क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम जो है संविधान के इस पॉइंट में मिल गई, हमने उसमें सुधार कर लिया। तो क्या अनुकूल है? डेफिनेटली अनुकूल है। और भारतीय संविधान इन सभी विषय, अगर प्रश्न आ जाए कि क्या भारतीय संविधान ने अगर जो 70-75 वर्ष से ज्यादा अगर सफलतापूर्वक अगर संचालन हो गया इस देश का, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का, निश्चित रूप से भारतीय संविधान की एक विशिष्ट सफलता है ये। तो किन किन आधारों पर ये सफलता बनी, यही सारे आधार हैं। चलो आगे चलते हैं। वर्गीकरण। अच्छा, वर्गीकरण का मतलब क्या है? वर्गीकरण का मतलब है कि हमने संविधान के कुछ प्रकार, वर्गीकरण मतलब कुछ संविधानों के प्रकार की बात करते हैं। वर्गीकरण या संविधान के प्रकार, किस किस तरह के संविधान हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? नोट्स बनाते चलो, समझते चलो, कंटिन्यू जो क्लासेस है वह करनी है। संविधान का वर्गीकरण। अच्छा देखो क्या होता है, कभी कभी जब प्रकृति बदल जाती है तो चीज बदल जाती है, नेचर बदल गया है ना, उसकी विशेषताएं बदल गई। जैसे अलग अलग संविधान है, उनकी कुछ कुछ प्रकृति रही होगी, उस आधार पर आपने उसका वर्गीकरण कर दिया। जैसे हम देखें कि एक आधार है विकास। विकास कैसे हुआ? एक आधार क्या हुआ कि जैसे विकास कैसे हुआ,
तो विकास के आधार पर इसके जो है वह दो अलग अलग आपको मिल जाएंगे प्रकार इसके, है ना। तो वर्गीकरण में हम देखेंगे कि पहला आपको मिल गया विकसित और अधिनियमित। विकास के आधार पर जो है वह क्या है, इसके दो प्रकार हैं, एक तो है विकसित संविधान, एक है अधिनियमित संविधान। एक तो है विकसित और दूसरा है अधिनियमित। अब देखो हम एक दूसरा आधार देखेंगे और उसके आधार पर हम फिर इसके दो प्रकार पढ़ेंगे, जैसे कि प्रावधानों को शामिल करने के आधार पर, कि मतलब जो संविधान के प्रावधान है उनको कैसे शामिल किया गया है। तो अगला आधार क्या है, संविधानों को शामिल करने के आधार पर। संविधानों को शामिल करने के आधार पर दो प्रकार हो गए, एक तो हो गया लिखित और एक हो गया अलिखित। एक हो गया लिखित, दूसरा क्या हो गया, अलिखित, है ना। तो संविधानों को कैसे शामिल किया गया है उस आधार पर बच्चों, उस आधार पर आपने ये दो प्रकार देख लिए। तीसरा हम देखेंगे कि संशोधन की पद्धति क्या है। तीसरा हम देखेंगे संशोधन की पद्धति, है ना। आप अमेंड कैसे कर सकते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन को, तो संशोधन की पद्धति के आधार पर भी हम संविधानों को दो भागों में बांट देते हैं। एक ऐसा संविधान जो कि नम्य होगा, एक ऐसा संविधान जो कि अनम्य होगा। शब्द अलग अलग मिल सकते हैं, ठीक है। जो कि अनम्य है, आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसको हम कठोर संविधान कह सकते हैं, रिजिड संविधान कह सकते हैं। नम्य या फिर लचीला संविधान कह सकते हैं, जिसे आसानी से परिवर्तन कर दिया जाए, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि एक प्रकार जो है बच्चों वह ये हो गया। अब देखो तो हमने देखा विकास के आधार पर, है ना। अब एक और आधार हम देख सकते हैं कि सरकार, राष्ट्रीय सरकार और जो क्षेत्रीय सरकार है उनके संबंध क्या है, उस आधार पर भी दो प्रकार हैं, ठीक है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकार। राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्ति संबंध या शक्ति का बंटवारा शक्ति के आधार पर। अगेन हमने देख लिया इसके दो प्रकार हो गए। अब देखो ये दो प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो हो सकता है संघीय फेडरल और दूसरा हो सकता है एकात्मक। एक हो सकता है फेडरल, एक होता है यूनिटरी, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकारों की शक्ति जो है वो पृथक्करण किस आधार पर किया गया है, उनके संबंधों की प्रकृति, है ना। या तो आप शक्ति लिख ले या फिर लिख ले उनके संबंधों की प्रकृति, क्षेत्रीय सरकारों के संबंधों की प्रकृति। वर्ड ये भी सही है बच्चों, ठीक है। सरकारों के संबंधों की प्रकृति क्या है, संबंधों, या आगे आप ब्रैकेट में संबंधों की प्रकृति लिख लीजिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं कोई एक ही वर्ड लिख सकती हूँ, है ना। और लास्ट हम देखेंगे कि बेसिकली जो दस्तावेज बना है आपका, उस दस्तावेज की प्रकृति क्या है, उसका प्रयोजन क्या है। अगला है दस्तावेज की प्रकृति व उद्देश्य या प्रयोजन की प्रकृति या प्रयोजन के आधार पर, या प्रयोजन जो है जब ये आधार माने तब हम दो तरह के संविधान देखते हैं। एक तो हो गया आपका कार्यविधि परक और दूसरा है निर्देशात्मक, है ना। एक हो गया आपका कार्यविधि परक, कार्य विधि परक, दूसरा हो गया निर्देशात्मक। समझ में आ गया। तो यहां पर हम बेसिकली 5 जो वर्गीकरण है बच्चों वह देख रहे थे। नंबर 1 विकास कैसे हुआ, नंबर 2 संविधान में शामिल प्रावधानों को शामिल कैसे किया गया है,
नंबर 3 संशोधन की पद्धति क्या है, नंबर 4 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच में संबंध की प्रकृति क्या है, और नंबर 5 की जो दस्तावेज है उनकी प्रकृति क्या है। तो इन 5 आधारों पर हम देखेंगे कि संविधान का जो वर्गीकरण है वह किया गया है। क्लियर? एक एक करके सबको समझ लेते हैं, है ना। तो पहला देखो कि जब हम बात करेंगे विकसित और अधिनियमित की, जब हम बात करेंगे एक एक करके हम सबको समझते हैं विकसित और अधिनियमित। अच्छा देखो, पहले मैं सबको बता दूं विकास के आधार पर मतलब विकास कैसे हुआ, एक लॉन्ग टर्म में हुआ या फिर एक संविधान सभा टाइप का कुछ बन गया, उसने विकास कर दिया, है ना। तो एक देखो इन दोनों के बीच में जो अंतर है कि अगर संविधान का विकास जो है ना, वो कैसे हुआ हो, वह एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया से हुआ हो। एक धीमी प्रक्रिया है जो क्रमशः चलती गई है, उस प्रक्रिया के साथ साथ अगर उसका विकास हुआ है तो उस विकासवादी परिणाम है कि विकसित संविधान उसको कहा जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि प्रावधान है, परंपराएं हैं और सिद्धांत हैं, उन सभी के द्वारा जो संविधान है वह चलता है, और इसे कह सकते हैं ब्रिटिश संविधान, है ना। तो ब्रिटिश संविधान कैसा है, उसे हम विकसित संविधान की श्रेणी में रखते हैं, जो कि धीरे 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 करके एक विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम रहा और उसका जो विकास है वह हुआ। दूसरा हम देखेंगे कि अधिनियमित। अधिनियमित मतलब क्या होता है कि आपने विचार पूर्वक जो है वह किसी को अधिनियमित कर दिया, है ना। तो यहाँ पर अगर विचार पूर्वक बनाया तो कोई संस्था रही होगी, संवैधानिक सभा रही होगी, तो किसी संवैधानिक सभा या संवैधानिक परिषद टाइप का कोई एक सभा हो, उसके द्वारा विचार पूर्वक कि इन प्रावधानों को रखे, इनका प्रावधान नहीं रखे, इसके आधार पर आपने अधिनियमित कर लिया। तो पूरी दस्तावेजों की एक श्रृंखला आपको किस में मिलेगी, विकसित में या फिर अधिनियमित में? अधिनियमित में मिलेगी कि हमने इन इन बातों को अपनाया, इतने इतने आर्टिकल्स है। तो अधिनियमित क्या होगा, अधिनियमित जैसे कि पारंपरिक संविधान इसको कहा जाता है, जैसे कि भारत और अमेरिका का संविधान। ठीक है, अब हम चलते हैं लिखित और अलिखित। तो संविधान के जो प्रावधान है ना, संविधान के जो प्रावधान है इसको शामिल कैसे किया गया है। लिखित मतलब होगा कि उसकी दस्तावेजों की, हमने जाना ना कि दस्तावेजों की जो श्रृंखला बनी हुई थी, जैसे कि अधिनियमित संविधान, तो अधिनियमित संविधान में क्या होगा, लिखित रूप आपको ज्यादातर मिल जाएंगे। लिखित रूप मतलब रिटन फॉर्म में जो संविधान है वह आपको मिल जाएगा, जिसमें सारी बातों को जो है वह प्रॉपरली लिखा गया है ना। तो यहाँ पर इसे संहिताबद्ध संविधान भी कहा जाएगा। अलिखित संविधान जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है, तो ब्रिटेन का संविधान एक तो विकसित संविधान की श्रेणी में आएगा और दूसरा है अलिखित संविधान की श्रेणी में आएगा, क्योंकि उसमें लिखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब लिखा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, संविधान के नाम पर है लेकिन एक बुक नहीं है। जैसे कि आप 395 आर्टिकल्स पढ़ लो, भारतीय संविधान को समझ जाओगे, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पे परंपराएं, वहाँ पे न्यायाधीशों के निर्णय, है ना, और भी संसद जो चीज़ें बना दे वो सारी चीज़ उसके हिसाब से देश चलेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दस्तावेजों की श्रृंखला नहीं है, जो भी विधियां हैं, न्यायिक निर्णय है, परंपराएं, प्रथा, सिद्धांत है, उसके अनुसार चलता रहता है। तो जैसे कि न्यूजीलैंड है, इजराइल है, न्यूजीलैंड और इजराइल का जो संविधान है वह भी लिखित श्रेणी में आ जाता है। फिर हम बात करेंगे नम्य और अनम्य संविधान, है ना। देखो बच्चों, अगर संविधान में संशोधन बहुत आसानी से हो रहा है, आसानी से हो रहा है मतलब संविधान फ्लेक्सिबल है, मतलब संविधान लचीला है, संविधान नम्य है, ये सारे वर्ड्स आते हैं, है ना। तो संशोधन की पद्धति अगर कैसी है, बहुत आसानी से जो परिवर्तन है वह अगर हो जाता है, तब हम देखते हैं कि वो संविधान जो है वह नम्य संविधान है। और यहां पर इस तरह के संविधानों में, इस तरह के जो भी संविधान है उसमें संविधान और जो सामान्य कानून है उसमें अंतर नहीं होता। अंतर नहीं होता तभी तो आसानी से बदल देते हो। अगर संविधान आपके लिए विशिष्ट होता तब आप आसानी से नहीं बदलते उसको। तो अगर संविधान विशिष्ट है, उसको नहीं बदल सकते, या फिर कठोर रूप से संशोधन हो रहा है, कठोर तरीका है, तो वो अनम्य या कठोर संविधान होगा, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान याद रखना कि एक तरह से हमने नम्य और अनम्य का प्रावधान है। भारतीय संविधान, हमारे जो संविधान निर्माता थे वह इतने दूरदर्शी थे कि ना तो इसको इतना नम्य बना गए, इतना फ्लेक्सिबल बना गए कि आसानी से इसमें संशोधन किया जा सके, और ना ही इतना कठोर बना गए कि जब समय बदले इसको ना बदल सके। समय बदला, चीज़ों को और इसमें शामिल किया, तो हमारा संविधान आज भी एक जीवंत दस्तावेज बना हुआ है। 2023 में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या, जैसे कि अनुकूलनशीलता जो विशेषता दी थी ना, अनुकूलनशीलता थी, मतलब आपने आने वाले समय के साथ साथ परिस्थितियों के अनुकूल उसको चेंज कर लिया, अनुकूलनशीलता थी, तभी हमारा संविधान आज भी 70 वर्ष से ज्यादा होगा उसके बाद टिका हुआ है। हमने उसको अपने अनुकूल जो है कहीं ना कहीं हम चेंज कर लिया हमने।
तो संविधान की जीवंतता होनी चाहिए, लिविंग डॉक्यूमेंट। क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट है? और उसको जोड़ दिया था आर्टिकल 21 से, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का जो एक्सपेंशन है उसके द्वारा। समझाइए, दो बातों को जोड़ दिया था। अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ी बच्चों, आपको बहुत आसानी से बन जाएगा कि क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। एक एनसीईआरटी का आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसको अगर आपने पढ़ा, आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाते। बच्चों लगता है हमें कि हम यूपीएससी जाने किस गोले से प्रश्न पूछती है। आपके आसपास वो इन्फॉर्मेशन है, आपकी किताबों में ही, आपके नोट्स में ही वो सारी बातें लिखी हैं। अंतर यहाँ था, आपसे इसलिए नहीं बना था, आप भूल चुके थे उस बात को, आपने समझा नहीं था उस बात को। तो यहाँ पर क्या है? अनम्य और कठोर संविधान। भारतीय संविधान बेसिकली इनका क्या है? एक मिश्रण है ना। अब नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकारों के बीच में संबंधों की प्रकृति जो है वह आखिर क्या रही? संबंधों की प्रकृति क्या रही, इस आधार पर संविधान का हमने वर्णन किया। अब संघीय और एकात्मक देखो, जब हम बात करेंगे फेडरल की, फेडरल का एक मतलब आपने सीखा होगा, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है? कम से कम दो स्तरों पर सरकारों का होना या एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना। तो कहीं कहीं क्या होता है, जब एक से अधिक स्तर पर सरकारें हैं तो जो राज्य सरकारें वे अधीनस्थ नहीं होगी, बल्कि राज्य सरकारों के पास जो भी एक और पॉलिटिकल इकाई है, राज्य नहीं, जो भी एक पॉलिटिकल इकाई है, यूनिट है, उसके पास क्या होगा? कुछ अपने अधिकार होंगे, कुछ अपनी स्वायत्तता होगी कि वह अपने डिसीजन खुद ले सके। फेडरल, तो क्या इंडिया का फेडरल नेचर है? हाँ, हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया है। यूनिटरी की बात होगी, एकात्मक की बात होगी। यूनिटरी में क्या होगा बच्चों? यूनिटरी गवर्नमेंट आप पढ़ चुके हैं। एकात्मक, इसमें क्या होगा कि कोई किसी एक यूनिट के पास, किसी एक इकाई के पास सारी जो शक्तियां हैं वह होंगी। तो ये एकात्मक सरकार का हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे संघीय और एकात्मकता के बाद, अच्छा, और भारत की प्रकृति क्या कही? जैसे कि केसी वियर की जो बात है, वह क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है वह कैसा है? सेमी फेडरल है या क्वासी फेडरल की बात करते हैं, अर्ध संघीय है, अर्ध संघीय व्यवस्था है। और साथ ही हमारे जो संविधान निर्माता रहे उसमें से किसने कहा था, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, कथन मैं बता दे रही हूँ, किसने कहा था ये आप बता देना। भारतीय संविधान की बड़ी ही अनूठी विशेषता है कि ये आपातकाल में संघीय व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था में तब्दील हो जाता है। तो बिना कुछ चेंज किए, संविधान में ऑलरेडी ऐसे प्रावधान है ना कि जब आपातकाल हो तो केंद्र जो है वह ज्यादा प्रभावी होता है, सारी शक्तियां राज्य के केंद्र के पास चलेंगी, वो डिसीजन ले रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब व्यवस्था एकात्मक हो गई। एकात्मक मतलब शक्ति का एक केंद्र हो गया, केंद्र हो गया, शक्ति का एक केंद्र जो कि केंद्र है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास कहाँ रही पावर? तो ये यूनिटरी हुआ या फेडरल हुआ? फेडरल का तो मतलब था कि एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि क्या भारत में जो राज्य सरकारें हैं वह अधीनस्थ हैं, वह सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट की? क्या केंद्र सरकार के अधीन राज्य होते हैं? नहीं, केंद्र सरकार के अधीन राज्य नहीं होंगे। राज्य बेसिकली एक हम कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र तरीके से काम कर सकते हैं, जो भी राज्य सूची के विषय है उन पर वो स्वतंत्र डिसीजन ले सकते हैं। और जब हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करेंगे, इसमें जो भी और पॉलिटिकल इकाई होंगी, जो भी और पॉलिटिकल यूनिट होंगी, राजनीतिक इकाई होंगी, बेसिकली वो एक तरह से सबऑर्डिनेट की तरह काम करेंगी कि वो अधीन है, ऊपर से जो डिसीजन है वह जा रहा है। इसी आधार पर हम कुछ इसे देखते हैं, दस्तावेजों की प्रकृति, प्रयोजन व आधार, है ना। दस्तावेजों की प्रकृति क्या है? कार्यविधि परक और निर्देशात्मक। निर्देशात्मक का मतलब क्या होता है? हम निर्देश देते हैं ऐसा कीजिए, हम निर्देश देते हैं ऐसा कीजिए। इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी जिसके पास ज्यादा शक्तियां हैं वह क्या कर रहा है? वह अपने हिसाब से चीजों को चला रहा है। एक तरह से वह मान रहा है कि चलो एक व्यापक सहमति तो है ही, डिसीजन हम ही ले लेते हैं। ये हो गया। जैसे कि योजना आयोग को अब प्रतिस्थापित कर दिया गया नीति आयोग द्वारा, है ना। तो नीति आयोग अब है योजना आयोग, बीते दिन का इतिहास हो गया। तो योजना आयोग की प्रकृति थी निर्देशात्मक, और नीति आयोग क्या करता है कि राज्यों से भी सलाह मशवरा कर और सारी चीजें उसके हिसाब से, सो बॉटम अप अप्रोचेस में रखी गई। तो यहां पर हम देखेंगे कि बेसिकली जो निर्देशात्मक होगा वो आरोपित करेगा कि आप इन प्रावधानों के अनुसार काम कीजिए। और लेकिन जब हम बात करेंगे कार्यविधि परक की, कार्यविधि परक का मतलब होगा बच्चों कि हमने एक व्यवस्था अपनाई है, कार्यविधि परक व्यवस्था। जो भी कार्य होगा वह विधि के अनुसार होगा। हमने एक व्यवस्था अपनाई, हमने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है ना। हम फंडामेंटल राइट्स जो है उनकी रक्षा करेंगे और जो कानूनी सीमा है वो सारी तय की जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि विकास के आधार पर संशोधन की पद्धति, राष्ट्रीय क्षेत्रीय सरकारों के संबंधों की प्रकृति, संविधानों का प्रावधान और प्रकृति। क्या लिखवाने की जरूरत है?
क्या सिर्फ यही एक ऐसा है जिसको लिखवाया जा सकता है? बाकी सारी चीजें तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे। अब लास्ट बचता है संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है ना। चलिए आइए जल्दी जल्दी से मेन पॉइंट्स जो है मैं इसके लिखवा देती हूँ, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताती हूं विकसित और अधिनियमित। विकसित और अधिनियमित जो पहला प्रकार है ये किस आधार पर था? आधार था इसका विकास की प्रक्रिया। आधार था विकास की प्रक्रिया। आधार था विकास की प्रक्रिया, है ना। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो विकसित संविधान है, विकसित संविधान जो है ये क्या था? समय के साथ साथ विकसित हुए। जो विकसित संविधान है धीमी व क्रमिक गति के साथ साथ, ठीक है। एक धीमी जो गति है इसकी वह रही धीमी और क्रमिक प्रक्रिया, एक विकास की प्रक्रिया रही। और इसमें जो प्रावधान परंपरा सिद्धांतों में निहित रही। और इसका एग्जाम्पल है ब्रिटिश संविधान। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अब दूसरा हमने देखा कि दूसरा जो है वह क्या है? अधिनियमित। एंड अधिनियमित क्या होगा कि कोई संविधान सभा जैसी कोई संस्था रही होगी। अधिनियमित में हमने देखा कि किसी विचार पूर्वक संविधान सभा ने इसको बनाया। ये समय के साथ साथ विकसित नहीं हुआ, ये विचार पूर्वक सभा के द्वारा, विचार पूर्वक सभा या कोई ऐसी परिषद थी, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टाइप का कुछ था, विचार पूर्वक सभा या परिषद द्वारा इसका जो जन्म है वह हुआ, उसको हम अधिनियमित जो है वह कहेंगे। नेक्स्ट देखो कि चाहे कोई राजा हो या संसद हो, उसके द्वारा पूरा एक डॉक्यूमेंट जो है उसकी श्रृंखला बनाई गई। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या मिलेगा? दस्तावेजों की श्रृंखला। क्या मिलेगा? दस्तावेजों की श्रृंखला मिलेगी, है ना। कि मतलब जो डॉक्यूमेंट है जो किसी राजा या संसद के द्वारा बनाई गई होगी। राजा या, इसका एग्जाम्पल भी लिख लो, राजा या संसद द्वारा बनाई गई होगी। एन एग्जाम्पल है भारत एंड अमेरिका, भारत और अमेरिका, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम देखेंगे लिखित और अलिखित, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिखित और अलिखित संविधान की। रिटर्न एंड अनरिटर्न। और ये कैसे होगा? ये होगा दस्तावेजों की प्रकृति के आधार। दस्तावेज में शामिल प्रावधान, उसकी क्या प्रकृति, प्रावधानों को मतलब कैसे शामिल किया गया है ना, प्रावधान के आधार पर बेसिकली हमने दो भागों में बांटा। तो देखो जो लिखित संविधान होगा, एक होगा लिखित रिटर्न, एक होगा अलिखित। ऐसा नहीं है कि अलिखित संविधान है तो इसमें कुछ है ही नहीं, अनरिटर्न है तो इसमें कुछ है ही नहीं, है ना, है बच्चों। तो यहां पर हम देखेंगे कि अलिखित, सबसे पहले तो एग्जाम्पल लिख लो। अलिखित किसका है? ब्रिटेन का है। अलिखित में एग्जाम्पल किसका आएगा? ब्रिटेन का आएगा, न्यूजीलैंड का आएगा, इजराइल का आएगा। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड एंड इजराइल, है ना, ये इसके एग्जाम्पल है। और लिखित में आप किसका एग्जाम्पल लिखोगे? भारत और अमेरिका, भारत व अमेरिका। सो लिखित में पूरा होगा दस्तावेजों की एक श्रृंखला होगी, दस्तावेजों की श्रृंखला। ज्यादातर याद रखना कि जो दस्तावेज लिखित होंगे और वो अधिनियमित जो संविधान है, ये दोनों बेसिकली एक ही कहे जाएंगे। इसको हम प्रालेखित या संहिताबद्ध कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रालेखित या फिर संहिताबद्ध संविधान, संहिताबद्ध
संविधान। ठीक है, साथ ही जब हम आलेखित की बात करेंगे तो इसमें दस्तावेजों की श्रृंखला नहीं होती, पर ऐसा नहीं है दस्तावेज नहीं होते, दस्तावेजों की श्रृंखला नहीं मिलती या फिर एक बुक आपको नहीं मिलती, दस्तावेजों की श्रृंखला नहीं है। ठीक है, जो परंपरा है, प्रथा है, परंपरा, प्रथा, विधियां, ये सारी चीजें हैं, बेसिकली ये ऐतिहासिक जो विकास है उसके उत्पाद के रूप में अलिखित होगा। क्लियर है, ये दो हो गए। अब आगे हम चलते हैं, नम्य अनम्य की बात करते हैं और बाकी सब। क्लियर हुआ बच्चों इतना? चलो आगे देखो, अनम्य लचीला और संघीय संविधान। अनम्य लचीला और इसकी बात करते हैं। अब देखो बेसिकली इसमें क्या है कि जो यहाँ पे अनम्य होगा और नम्य होगा, ये किसके आधार पर होगा? ये होगा संशोधन की प्रकृति के आधार पर। संशोधन कैसे किया जा सकता है? सो नेचर ऑफ अमेंडमेंट, संशोधन की प्रकृति के आधार पर, संशोधन की प्रकृति के आधार पर हमने क्या किया? दो भागों में बांटा, एक अनम्य और दूसरा लचीला। अनम्य मतलब हो गया कठोर, ठीक है, और लचीले को सही कर लो तो इसको नम्य कर लो, तो चाहे लचीला कठोर कहो, अनम्य नम्य कहो, दोनों एक ही बात हो गई। तो संशोधन की पद्धति के आधार पर हमने इसको दो भागों में बांटा। पहला था कि अगर सामान्य कानूनों की तरह संशोधन हो जाए, जैसे कि सामान्य कानून है, कोई टफ नहीं है इसको चेंज करना, सामान्य कानूनों की तरह संविधान में संशोधन हो जाए द्वारा संविधान संशोधन। अब इस व्यवस्था को तो हम लचीली ही कहेंगे। ये व्यवस्था क्या है? ये आपका फ्लेक्सिबल होगा, ये आपका नम्य संविधान कहलाएगा। जिस व्यवस्था में जैसे कि हम सामान्य कानूनों में चेंज कर रहे हैं, वैसे ही हम संविधान में भी चेंज कर दे रहे हैं, तो इस तरह के संविधानों को कहा जाएगा अनम्य, है ना। मतलब हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें जो है कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन जब हम बात करेंगे अनम्य या कठोर संविधान की, इसमें क्या होगा? एक विशेष प्रक्रिया होगी कि केवल इसी प्रक्रिया के द्वारा, एक विशेष प्रक्रिया होगी, इसी के द्वारा संविधान का जो संशोधन है वह किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों कि संविधान और सामान्य कानूनों के बीच में अंतर किया गया है। इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सामान्य कानून है, सामान्य कानून व संविधान, है ना, इन दोनों के बीच में क्या है? बेसिकली बच्चों अंतर किया गया है। जो अंतर आपको, और भारत का जो मेन हम कह सकते हैं, भारत का इसमें संविधान जो है वह क्या है कि ना तो कठोर है ना ही लचीला है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। तो भारतीय संविधान के बारे में लिख लो कि भारत का संविधान ना कठोर है, ना कठोर है ना लचीला, बल्कि दोनों का संतुलन है, बल्कि दोनों का संतुलन है, या दोनों का मिश्रण लिख सकते हैं। दोनों का क्या है? मिश्रण है। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जिसे सामान्य विधि की तरह संशोधन किया जा सकता है, जैसे कि याद आ रहा है, जैसे कि सामान्य विधि के अनुसार आपको उसके लिए संविधान संशोधन करने की जो आवश्यकता है वह नहीं है। ऐसा कौन सा है? ऐसा है कि संसद के पास ये शक्ति होती है कि वह इंडिया के पॉलिटिकल मैप को, राजनीतिक मानचित्र को अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक कर देना, राज्यों का नाम और सीमा में परिवर्तन कर देना, ये सारी चीजें कैसे हो सकती है? इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है अगर आपको फंडामेंटल राइट में चेंज करने हो। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको आसानी से बदला जा सकता है, कुछ ऐसे प्रावधान है जिसके लिए आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसे प्रावधान है जिसके अंतर्गत आपको विशेष बहुमत और साथ ही आधे से ज्यादा राज्यों के सहमति की आवश्यकता होती है। जैसे कि जब जीएसटी को लागू किया गया था तब भी हमें आवश्यकता थी कि कम से कम आधे राज्य जो है वो उसमें सहमत हो जाए।
तो एक प्रक्रिया है हमारे पास, और इसी आधार पर हम कह देते हैं कि भारत का जो संविधान है ना तो कठोर है। जब हम संविधान संशोधन को पढ़ेंगे तब हम इसमें ये वाला जो पॉइंट है इसको ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। अब आगे हम देखेंगे संघीय व एकात्मक। इसमें 2-3 बातें हमें जो है वह याद रखनी है। ठीक है, संघीय व एकात्मक। चलिए नेक्स्ट में बता देती हूँ, है ना। संघीय व एकात्मक, वो स्लाइड आपको ठीक मिल जाएगा। संघीय व एकात्मक, और यहाँ पे मैं स्टार लगा देती हूँ। वैसे तो देखो कई जगह मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है कि कैसे कैसे प्रश्न जो है आए हुए हैं। तो यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है, क्वेश्चन। तो ये क्या है, संघीय व एकात्मक का जो विभाजन है वह होता है केंद्र व राज्य के बीच में संबंधों की प्रकृति क्या है। केंद्र राज्य संबंधों की प्रकृति क्या है, इस आधार पर हमने 2 भागों में इसको बांट दिया। अब देखो संघीय संविधान या फेडरल का मतलब क्या होगा, फेडरल का मतलब होगा मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये मैंने आपको याद कराया था ना, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना, उनके बीच में शक्तियों का विभाजन होना। तो जो भी फेडरल या संघीय सरकार होगी, संघीय सरकार में क्या होगा, केंद्र व राज्य के बीच में, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होगा। केंद्र व राज्य के बीच में शक्तियों का क्या होगा, विभाजन होगा, बंटवारा जो है वह किया जाएगा। जैसे कि भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो कौन सी अनुसूची है जिसमें संघ सरकार, राज्य सरकार और जो समवर्ती सूची है वह बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, बताइए जरा। तो केंद्र व राज्य के बीच में अगर शक्तियों का विभाजन जो है, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, ब्राजील की अगर हम बात करें, तो ये जो है ध्यान रखना, इसमें इस तरह का नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात जो आप सभी को याद रखनी है बच्चों, कि जो एकात्मक सरकार है, अच्छा एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ, है ना, एग्जाम्पल्स बता देती हूँ दोनों के साथ में। अभी पहले एकात्मकता को और समझ लो कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट है ये आखिर किस तरीके से काम करेगी। एकात्मक सरकार मतलब उसमें शक्तियों का ये जो विभाजन है ना, ये प्रॉपरली नहीं किया जाएगा। केंद्र के अधीन जो है वह राज्य आएंगे, ये सोच लो, है ना। तो इसमें क्या है, बेसिकली केंद्र के अधीन राज्य होंगे, और जो राष्ट्रीय सरकार है उसके हाथों में शक्ति का केंद्र होगा। जो भी राष्ट्रीय सरकार मतलब केंद्र हो गया, है ना, हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी समझ रहे हैं। तो जो राष्ट्रीय सरकार है, राष्ट्रीय सरकार के हाथों में शक्ति केंद्रित होगी। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों के एग्जाम्पल्स देख लो। एकात्मक की बात करेंगे और संघीय। अच्छा ये बताओ, एग्जाम्पल्स के अलावा इंडिया को कहाँ रखोगे? भारत सरकार के द्वारा जिस संविधान को अपनाया गया है उसको किसमें शामिल करोगे? भारत सरकार के द्वारा जिसे अपनाया गया है उसमें किसे कहाँ शामिल करोगे? तो जैसे कि हमने देखा था कि ना तो नम्य संविधान है ना तो अनम्य संविधान है, बल्कि एक मिश्रण जो है वह भारतीय संविधान हम कह सकते हैं। और ठीक वैसा ही है कि भारतीय सरकार जो है ना, वैसे तो हमने फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया है, पर केसी वेयर इसको क्या बोल देते हैं कि एक अर्ध संघीय व्यवस्था है, फिर इसको बोल देते हैं। तो बेसिकली देखो, संघीय सरकार, संघीय संविधान अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, रूस है, ब्राजील है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको संघीय संविधान मिलेगा। कनाडा, रूस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका,
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ठीक है, और जब हम बात करेंगे एकात्मक की, तो एकात्मक में सबसे पहले तो आ जाओ ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, चीन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और स्पेशली जब हम भारत की बात करेंगे तब क्या है, भारत में दोनों प्रावधान है, दोनों प्रावधान है, और इसलिए जो केसी वेयर हैं, केसी वेयर ने क्या कहा, क्वासी फेडरल कहा इसे, क्वासी फेडरल, अर्धसंघीय कहा। तो अर्धसंघीय के आधार पर कहा कि दोनों की विशेषताएं जो है वह भारत में आपको मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये सारी विशेषताएं आपकी हो गई। अब लास्ट बचा है आपका कार्य विधि परक और निर्देशात्मक। ठीक है, कार्य विधि परक याद रखना, ये ऐसे होंगे जिसमें कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, फंडामेंटल राइट्स, इन सबको अपनाया जाएगा। मतलब एक सार्वजनिक संस्थानों की कानूनी सीमा होगी, सार्वजनिक जो संस्था है, संस्थान है, उनकी सीमा होगी, कानूनी सीमा होगी, फंडामेंटल राइट होंगे, ठीक है, लोकतंत्र होगा। और निर्देशात्मक का मतलब एक तरह से आरोपित किया जाएगा कि एक सामान्य सहमति है इस बात पर, और हम अपने निर्णयों को जो है वह आरोपित कर देते हैं। तो सामाजिक लक्ष्यों पर बेसिकली आरोपित करने का जो प्रयास है वह क्या है कि हम निर्देश देते हैं। निर्देश का मतलब क्या हो, एक ऑर्डर हो गया। तो ये हमने संविधान का जो वर्गीकरण है बच्चों, इसको देख लिया। आ गया समझ में? अब हम आगे चलते हैं। लास्ट है संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार। संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार, इसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देती हूं। क्वेश्चन देखो जरा, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? 21 में क्वेश्चन पूछा गया था। संघीय ढांचे वाले राष्ट्र की एक प्रतिनिधि सरकार, एक सरकार जिसके प्रमुख को नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त हैं, ऐसी सरकार जिसके मुखिया को वास्तविक शक्तियां प्राप्त हो, या फिर संविधान की शर्तों के द्वारा सीमित सरकार। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को अभी आ गया हो, जिन्हें नहीं आएगा वो मैं बता देती हूं। परिभाषा के अनुसार देखो, ये 2021 का प्रश्न था बच्चों। सेम प्रश्न 20 में पूछा, आ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज। परिभाषा के अनुसार संवैधानिक सरकार एक गवर्नमेंट, विधायिका द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार। इसका क्या आंसर होगा? तो ये 2021-2020 में लगभग सेम क्वेश्चन आया। ठीक है, चलिए एक मेंस का क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी। व्हाई इट इज इट नेसेसरी फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन टू प्लेस लिमिटेशंस ऑन द रूलर? कैन देयर बी अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव नो पावर एट ऑल टू सिटीजन्स? शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए जरूरी क्यों है? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार ना दे, है ना? और इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम इसमें करते हैं। संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार, संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार। ठीक है, संविधान, संविधान क्या है कि इसमें जो रूल्स है वह लिखे हुए होते हैं, है ना? संविधान की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वह रूल्स लिखे हुए हैं कि किस तरीके से जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वह चलेंगी। सारी चीजों को संविधान में लिखा हुआ है। अगर कोई सरकार ऐसी है, ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि ये हो सकता है क्या कि कोई एक सरकार ऐसी हो जिसके पास संविधान हो लेकिन वह वहां पे संविधानवाद ना हो, या फिर संवैधानिक सरकार ना हो। अच्छा, ये हो सकता है ना कि हमारे पास किताबें हैं पर हम इसके अनुसार नहीं चलेंगे, हमारे पास ज्ञान है पर हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे। हमें पता है कि हमें मॉर्निंग पर्सन बनना है, हमें सुबह उठ के पढ़ना है, चीज़ों को याद करने में आसानी होती है, बट हम उसको लागू नहीं करेंगे। वही एक अंतर जो है संविधान और संवैधानिक सरकारों में है। सो बच्चों, ये हो सकता है कि संविधान हो, है ना? एक ये हो गया पहली शर्त, हो सकता है संविधान हो
पर संवैधानिक सरकार ना हो, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर संवैधानिक सरकार है या संविधानवाद है, तब आवश्यक है कि आपके पास संविधान होगा। पर संविधान है तो संवैधानिक सरकार हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? मान लो चाइना के पास संविधान है, पर चाइना उस संविधान के अकॉर्डिंगली अगर नहीं चल रहा है, तो वहां संवैधानिक सरकार कैसे हो गई? संवैधानिक सरकार का मतलब है कि जो नियम कानूनों में लिखा हुआ, चाहे वह लिखित हो चाहे वह अलिखित हो, है ना, एक अलिखित जो सरकार है जिसके पास अलिखित दस्तावेज के रूप में एक तरह से संविधान है, वह सरकार भी संवैधानिक हो सकती है। तो शब्दों में अंतर है ना। जैसे कि लोकतंत्र, आपने लोकतंत्र को अपनाया है, जैसे कि हर एक देश सोचता है कि वह खुद को डेमोक्रेसी दिखाए, डेमोक्रेटिक कंट्री दिखाए, क्योंकि ये चीज जो है उसकी पॉजिटिव छवि बनाती है विश्व में। बट उसमें उसने लोकतंत्र को अपनाया है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वह लोकतंत्र के हिसाब से नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वह डेमोक्रेटिक सिस्टम है। वही अंतर है इन दोनों में कि हो सकता है संविधान हो लेकिन संवैधानिक सरकार ना हो। ठीक है, तो संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार दोनों में अंतर हो सकता है। क्लियर है? आओ कुछ बातें बताती हूं। संवैधानिकता या संविधानवाद, ये अलग से भी हम पढ़ते हैं। संवैधानिकता और संविधानवाद, इन दोनों में कुछ जो अंतर है वह हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो संवैधानिकता मतलब आप संविधान की जो चीजें हैं उसको अपना रहे हैं। ये अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं। पहली बात, देशों के पास संविधान हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं संवैधानिकता हो, क्योंकि संवैधानिकता डिमांड करती है कि आपके संविधान में अगर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, न्यायिक स्वतंत्रता लिखी हुई है, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट, लोकतंत्र, मूल अधिकार लिखे हुए, आप उसको मानते होंगे। नहीं मानते हैं, इसका मतलब संवैधानिकता, तो संविधान है पर संवैधानिकता नहीं है, ये बात सही है। जैसे कि तानाशाही व्यवस्था वाला देश, जहां तानाशाह का शब्द कानून होता है, संविधान वाला देश कहा जाता है, संवैधानिकता वाला नहीं। तो देखो, हमने देखा कि संविधान तो ये भी हो सकता है कि किसी संसद ने बना दिया हो या किसी राजा ने बना दिया हो, वो भी एक संविधान है। एक तानाशाह ने जो है संविधान बना दिया, तो संविधान तो है। संविधान जरूरी नहीं है कि अच्छा ही संविधान है तो ना संविधान, संविधान है लेकिन क्या नहीं है, संवैधानिकता वाला देश नहीं है ना। संवैधानिक सत्ता के साथ सरकार की आवश्यकता को पहचानती है। जो संवैधानिक सत्ता है वह सरकार की आवश्यकता को पहचानती है, लेकिन साथ ही इस बात पर जोर देती है कि उन शक्तियों पर सीमाएं लगाई जानी चाहिए। संवैधानिकता का मतलब है संवैधानिक सरकार या संविधानवाद। शब्द को समझना, जो लोकतंत्र और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में अंतर है, बस वही इसमें है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। तो बच्चों, फ्रेंड्स, संवैधानिक सरकार का मतलब होगा कानूनों के द्वारा स्थापित सरकार। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कानूनों के द्वारा सीमित सरकार। कानूनों के द्वारा सीमित सरकार, जैसे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझो, हमने लिख दिया एक तरफ है विधायिका, सरकार के प्रमुख अंगों में एक तरफ है कार्यपालिका, चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं कर रहे, यहाँ पे हम न्यायपालिका तक आते हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि ये लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं। विधायिका अपना काम करेगी, कार्यपालिका अपना, न्यायपालिका अपना। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका कुछ इस तरीके से काम करेगी कि जो न्यायपालिका है उसमें हस्तक्षेप अनावश्यक ना हो। तो यहाँ पर क्या किया बच्चों, हमने सरकार को सीमित कर दिया। सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट, है ना। हमने क्या किया, सीमित सरकार का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। सीमित सरकार मतलब हमने नियम बना रखे हैं कि संसद का काम न्याय देना नहीं होगा। संसद जो है विधियों को बनाएगी, लेजिस्लेटिव, क्योंकि विधायिका का काम ही है टू मेकिंग लॉ। सो सीमित सरकार या संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सीमित सरकार, संवैधानिक सरकार।
क्वेश्चन देखो, संवैधानिक सरकार का अर्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन बाय संघीय ढांचा, एक सरकार जिसके प्रमुख को नाम मात्र की शक्तियां हो या मुखिया, इस तरह की कोई बातें अभी तक सुनी क्या? जब हम संविधान, जब हम देखो, एक अर्थ जो भी आप पढ़ते हैं उसके चारों तरफ इतनी डेफिनेशंस, इतने एक्सप्लेनेशंस होते हैं कि आपको कहीं ना कहीं वो शब्द जो है वह सुनने में आ जाएगा जो उससे संबंधित है। इन तीनों शब्दों को हमने अभी तक नहीं सुना। संवैधानिकता में जितना भी हम समझ पाए उससे हमें पता चला कि संविधान की शर्तों के द्वारा जो सीमित सरकार होगी उसे ही हम संवैधानिक सरकार कहेंगे, क्योंकि वह संविधान के हिसाब से चल रही है। और 2020 में भी सेम क्वेश्चन आया, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ विधायिका, लोकप्रिय, बहुदलीय या फिर सीमित सरकार। यहाँ पे आगे लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार, सीमित सरकार, संवैधानिक सरकार, वहां से चीजों को पूछ लिया। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो कि संवैधानिक जो सरकार होगी बच्चों, ये नागरिकों के अधिकारों का आदर करेगी, नागरिकों के अधिकारों का सम्मान। और जहां पे भी नागरिकों के अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर आप कोई ऐसी नीति बना दो जो कि इसका उल्लंघन करे, सरकार कोई ऐसी नीति बना दे जो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे, तो ये जो नीति है वह कैसी होगी? अप्रभावी होगी, अप्रभावी नीति होगी। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये जो है वो आपका एक लॉ है, पर ये लॉ जो है वह इतना वायलेशन कर रहा है फंडामेंटल राइट का, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा हिस्सा जो है वह न्यायपालिका अप्रभावी घोषित कर सकती है। न्यायपालिका के पास ये अधिकार होता है ना कि वह संविधान की व्याख्या करे। तो क्या पूरा लॉ या फंडामेंटल राइट का इतना हिस्सा अप्रभावी हो जाएगा, या फिर ये जो बीच का हिस्सा है वो अप्रभावी हो जाएगा? तो डेफिनेटली है ना, पूरी नीति अप्रभावी नहीं होगी। नीति का वह हिस्सा जो कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगा, उल्लंघन करेगा, उसको अप्रभावी घोषित कर दिया जाएगा। आया समझ में? तो नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करें, और नागरिकों के अधिकार जो है वह एक डू नॉट क्रॉस की लाइन खींचते हैं। डू नॉट क्रॉस की लाइन खींचते हैं मतलब ये सरकार को कुछ करने से रोकते हैं कि भैया ऐसी नीति मत बनाओ कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रभावित हो जाए, वो नेगेटिवली प्रभावित हो जाए। तो एक संवैधानिक सरकार जो होगी वो इस काम को जरूर देखेगी, और संवैधानिक सरकार बेसिकली सीमित सरकार होगी। ठीक है, ध्यान रखना, असीमित सरकार नहीं होगी। नेक्स्ट है असीमित शक्ति। देखो, अगर असीमित शक्ति, आपने अनलिमिटेड जो पावर्स है गवर्नमेंट को दे सके, तो ऐसी सरकार कैसी हो जाएगी? अधिनायकवादी, मतलब उसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसी संस्था इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वह बाकी सबकी फंडामेंटल राइट्स को साइड कर देगी। दमनकारी सरकार की ओर लेकर जा सकती है जो लोगों की स्वतंत्रता को खतरे में डाल दे। तो संविधान सरकारी शक्ति पर सीमित सीमा जो है वह लगाता है। सरकारी जो भी सरकार की शक्तियां है उस पर सीमा लगाने का काम संविधान करता है। सो तभी केवल देश में ना केवल संविधान बल्कि संवैधानिकता भी होती है। तो किसी देश में संविधान और संवैधानिकता अगर दोनों चाहिए तो इसके लिए जरूरी होती है कि संविधान कुछ ऐसे प्रावधान कर दे जिसके अनुसार ही सरकार जो है वह कार्य करे। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि ऐसा कौन सा कथन है जो कि यह बताता है कि संसद से ज्यादा प्रभावशाली संविधान है। संसद से ज्यादा प्रभावशाली संविधान है। क्यों? क्योंकि संविधान ही तो ये बताएगा कि संसद का निर्माण कैसे होगा, संसद में कौन बैठेगा, उसके पास क्या शक्तियां होगी, संसद क्या कार्य, ये सब लिखा हुआ है संविधान में। तो हमारे यहाँ सुप्रीम क्या हुआ? संविधान सुप्रीम हुआ। संविधान हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में संसद प्रभावी ज्यादा है, इसलिए वहां पे पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, संसद की संप्रभुता है, सर्वोच्चता है। इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताएगा कि पार्लियामेंट का गठन कैसे होगा, और इसलिए संविधान में लिखे हुए प्रावधानों के अनुसार संसद बनेगी। इसलिए ये जो कथन है ये बता रहा है कि संसद जो है संविधान के अंतर्गत आएगी, ना कि संविधान संसद के अंतर्गत आएगा। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? सरकार, संविधान, संवैधानिकता, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। संविधान है पर संवैधानिकता नहीं है।
और जहां पे संवैधानिकता है इसका मतलब है कि कुछ सीमाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं, है ना। हो सकता है जो संविधान है उसमें ही लिख दिया गया हो कि अनलिमिटेड पावर्स जो है वह सरकार के पास है, तब ऐसे में नागरिकों की स्वतंत्रता खतरे में है। लेकिन अगर संवैधानिक सरकार है तो नागरिकों की सुरक्षा खतरे में नहीं है। संवैधानिकता की अवधारणा संविधान के द्वारा या उसके तहत शासित राजनीति है। संवैधानिकता का मतलब क्या हुआ? संवैधानिक सरकार, और इसका मतलब हुआ संविधान के द्वारा जो राजनीति चले, संविधान द्वारा शासित राजनीति। अपने हिसाब से राजनीति, ठीक है, तरीका आप अपना सकते हैं, गलत तरीका और बाकी चीजें, लेकिन वो जो पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारे संविधान ने दिया उसी के हिसाब से आप चलेंगे, उसी के हिसाब से आप चलेंगे, है ना। एंड जो अनिवार्य रूप से सीमित सरकार है, देखो बच्चों, अनिवार्य रूप से सीमित सरकार है, ऑप्शन नहीं दे रही। संवैधानिकता का मतलब है अनिवार्य रूप से सीमित सरकार होगी, ठीक है। और कानून के शासन को मनमाना, निरंकुश, सत्तावादी, अधिनायकवादी शासन को विपरीत मानती है। तो जहां पे संवैधानिकता होगी, संवैधानिकता के विपरीत है तानाशाही। संवैधानिकता के विपरीत क्या होगी? तानाशाही। संवैधानिकता के विपरीत होगी ये इस तरह की व्यवस्था है, ठीक है। संवैधानिक सरकार अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, होती है नहीं लिखा है, होनी चाहिए। किसी व्यक्ति या संस्था के हाथों में मनमानी शक्ति भले ही संवैधानिक दस्तावेजों के द्वारा प्रदान की गई हो, संवैधानिकता की अवधारणा का निषेध होता है। तो अगर देखो ये लिखा हो निरंकुश सत्ता है और वह संवैधानिक सरकार है, क्या ये सही होगा? नहीं होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये सब चीजें जो है इसके विपरीत है। अब संवैधानिकता की कुछ परिभाषाएं हम देख लें। फ्रेडरिक रूसिक वियर जो है वह कुछ परिभाषाओं को बताते हैं। सबसे पहले वियर की परिभाषा पढ़ते हैं, जिन्होंने भारत के संविधान को अर्थसंघीय क्वासी फेडरल कहा था। संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार से कुछ अधिक है ना। मतलब सरकार से ज्यादा संविधान की शर्तें इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ है कि सरकार की मनमानी के विपरीत नियम के अनुसार सरकार, और इसका मतलब है संविधान की शर्तों के द्वारा सीमित सरकार है, ना केवल सत्ता का उपयोग करने वालों की इच्छाओं और क्षमताओं तक सीमित सरकार, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि केसी वियर जो है वह इसमें बताते हैं कि संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार ही जो सरकार है वह चले, ठीक है। संविधान की शर्तों के द्वारा जो है वह सीमित हो, ऐसी सरकार हो। रूसिक कहते हैं कि संवैधानिकता का अर्थ है अनिवार्य रूप से सीमित सरकार। सो ये शासकों की असीमित इच्छा वाली सरकार का विलोम है, मतलब इसके अपोजिट है, ठीक है। अगर असीमित सरकार है तो वो संवैधानिक सरकार नहीं होगी। संवैधानिक सरकार है मतलब सीमित सरकार है। सीमित इसलिए है क्योंकि संविधान में जो लिखा गया उसके अनुसार वो कार्य करेगी। प्रतिबंधों की प्रभावशीलता के वास्तविक रूप के बावजूद यह सरकार की मनमानी के विपरीत सरकार पर सीमाएं मानता है। फ्रेडरिक कहते हैं कि संवैधानिक सरकारी कार्रवाई पर प्रभावी प्रतिबंधों की प्रणाली, हर जगह प्रतिबंधों की प्रणाली कहा जा रहा है कि सरकार पर कुछ प्रतिबंध जो है वह ये लगा रहा है ना, ये लगा रहा है, ऐसा कोई का है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका संवैधानिकता। तो आई होप अब इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे कि शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है, ताकि वह तानाशाही ना हो जाए, ठीक है। क्या कोई ऐसा संविधान हो सकता है जहां नागरिकों को कोई अधिकार ना दिए हो? तो आप बताइए इसको, ठीक है। तो आप इसको लिखने की कोशिश जो है वह कीजिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन करा देती हूँ। चैप्टर 3 संविधान की अवधारणा जो है आज हमने पढ़ा, और इसमें हमने जाना कि आखिर संविधान का अर्थ, कार्य, विशेषता, वर्गीकरण, संविधान और संवैधानिकता की बात की। थॉमस हॉब्स से हमने अपनी बातचीत जो है वह क्लास की शुरू करी थी। थॉमस हॉब्स ने पहली बार ऐसी अवधारणा दी थी कि सामाजिक विनियम के लिए, सोसाइटी के रेगुलेशन के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए और वो समझौते के रूप में हो। और ये समझौता कैसा हो कि पहले तो कहा जाता कि प्राकृतिक रूप से मनुष्य के दो अधिकार, एक तो जीवन का अधिकार और दूसरा जीवन को बचाने का अधिकार, लेकिन जीवन को बचाने के अधिकार के नाम पर वह सब कुछ करे, ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जीवन की रक्षा के लिए मनुष्य को कुछ भी करने का अधिकार नहीं देना चाहिए, वरना फिर कैसे होगा, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। वो वाले जो नियम है
वो लागू हो जाएंगे। तो इसके लिए शक्ति ही सत्य है, इस तरह की चीजें आएंगी। तब आपको क्या करना है कि लोगों के बीच में राजनीतिक सामाजिक अधिकारों इन सभी की कुछ सीमाएं तैयार करनी है, कुछ समझौते बनाने हैं। तो एक जो सोसाइटी है वह साथ में तभी रह सकती है जब एक समन्वय हो जाए अधिकारों का, कर्तव्यों का, दायित्वों का, है ना। तो विनियमन की बात यहाँ से करते हैं। तो बेसिकली हमने संविधान की बात की कि संविधान का जो शब्द है वह लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटरे जो है, यहाँ से इसका मतलब है टू सेटअप करना या स्थापित करना। बेसिकली एक ऐसा समूह है जो सरकार की व्यवस्था करे, नागरिकों को अधिकार दे, लोगों के बीच में अधिकारों की बात करे। हमने जाना कि संविधान इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स के लोग हैं तो इन सभी के बीच में एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए संविधान जरूरी होता है। देश की सरकार का गठन करे, लोगों के बीच में तालमेल बनाए, निर्णय निर्माण की शक्ति प्राप्त करे, सरकार की शक्तियां जो है उस पर सीमाएं लगाए, एस्पायरेशंस पूरा करे, सरकार की राष्ट्रीय बुनियादी पहचान निर्धारित करे। और कुछ परिभाषाओं की हमने बात की जिसमें कि वियर की डेफिनेशन है कि सरकार की पूरी प्रणाली का वर्णन कर दे, उसको हम संविधान कहेंगे। आगे हमने संविधान के कुछ कार्यों की बात की थी कि कार्य क्या होंगे कि जो भी नागरिकों के अधिकार है, राजनीतिक समुदाय की प्रकृति है, सीमाएं हैं, उन सबको परिभाषित करना, विनियमित करना, ये सारे कार्य। विशेषताओं में हमने देखा बच्चों कि संक्षिप्तता, स्पष्टता, निश्चितता, व्यापकता, उपयुक्तता, स्थिरता, अनुकूलनशीलता जो है वह होना चाहिए। जब हमने वर्गीकरण की बात की थी तो वर्गीकरण हमने देखा था कि कुछ आधारों पर जो है वह संविधानों का प्रकार तय है कि क्या आधार होगा, है ना, और उस आधार पर क्या उसका प्रकार होगा। तो हमने विकसित और अधिनियमित, हमने लिखित और अलिखित, हमने नम्य और अनम्य, संघीय और एकात्मकता, कार्यविधि परक और निर्देशात्मक संविधानों की बात की। ठीक है, तो ये सारे संविधान हमने देखे कि किस किस तरीके के होंगे। अलग अलग हमने आधारों की बात की कि जब राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के संबंधों की प्रकृति की बात होगी, इस आधार पर जो संविधान होगा उसको संघीय एकात्मक कहा जाएगा। संशोधन की पद्धति के आधार पर नम्य अनम्य होगा। संविधान में प्रावधानों को शामिल करने के आधार पर लिखित अलिखित होगा। लिखित अलिखित की जब हमने बात की तब हमने बात की थी कि ब्रिटेन का संविधान, है ना, और भारत और अमेरिका का संविधान किस आधार पर बने, दस्तावेजों को शामिल करने के लिए विकसित, अधिनियमित, संघीय एकात्मकता की हमने बात की और हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। फिर हमने बात की संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार, अर्थ परिभाषा। अच्छा, एक और आपका पॉइंट बचा है, अर्थ और परिभाषाओं की हमने बात कर ली कि आखिर संवैधानिकता के तत्व क्या होंगे। संवैधानिकता के एलिमेंट ये है कि ये जो सरकार है वह संविधान, वही सारी बातें जो अब तक हम पढ़ चुके, संविधान के अनुसार चलेगी, है ना। संविधान के अनुसार जो सरकार चले, संविधान की शर्तों के अनुसार जो सरकार चले, उसे ही हम कह सकते हैं कि वो संवैधानिक सरकार है। तो एक संवैधानिक विद्वान है लुईस हेनकिन, उन्होंने कहा कि संवैधानिकता के 8 तत्व होते हैं। तो जैसे कि लोकप्रिय संप्रभुता है, कानून का शासन है, ये सारी बातें जो संविधान के अनुसार, एक लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, नियंत्रण संतुलन होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, सेना का नागरिक नियंत्रण होना चाहिए, कानून और न्यायिक नियंत्रण के द्वारा पुलिस शासित हो और व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान हो। मतलब अगर 8 तत्व जो हैं इसके बताए गए हैं कि कैसे एक सरकार, संवैधानिकता जो सरकार है वह कहलाएगी। तो इस तरीके से बच्चों, ठीक है, ये सारा जो है हमने यूपीएससी के काफ़ी क्वेश्चंस देखे। ये 2 क्वेश्चन एकदम सीधा 20-21 में आए हुए थे। ठीक है, टेलीग्राम ये आपके लिए मंजू PW यूपीएससी वाला है ना, सर्च कर लीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसको स्कैन कर लीजिए। सो टेलीग्राम का इस लिंक पर आपको जो PDF और क्लासेस है वो मिल जाती हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट होगा इसके बाद संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्लासेस कैसी लगी, क्या कोई इसमें सुधार की गुंजाइश है, आपको लग रहा है कि नहीं कुछ इसमें ऐड और होना चाहिए, आप अपने कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं बच्चों, है ना, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हैं जिससे हमें पता चल पाता है कि क्लासेस कैसी हैं और आपको इसमें कहाँ पे लग रहा है कि नहीं मैम इसमें यहाँ पर जो है वह ये कमी रह गई थी। सो रिविज़न करते रहिए, क्लास के साथ साथ नोट्स बनाइए। इसके पहले की जो क्लासेस हैं, हो सकता है कुछ बच्चों की ये पहली क्लास हो, इसके पहले भी आपके 2 चैप्टर्स जो है वह हो चुके हैं, उनको पढ़िए, वहाँ से देखिए। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है, अगर हम इसको कर लेते प्रीलिम्स मेंस का काफ़ी काम हमारा सिमट जाता है। इसके अलावा आपको ज़रूरत होती है NCERTs, बिकॉज ऑफ NCERTs जो है वह आपको जोड़ देती हैं, आपको समझा देती हैं। आप पहले ही समझ गए थे जिन्होंने NCERT पढ़ी थी कि संविधान क्या है, हमें क्यों एक समाज में साथ में रहने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है, इन सभी बातों को। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप NCERTs जो है वह गो थ्रू कर लें। 11-12 की आपको इस पर मिल जाएंगी हिंदी में, 11-12। बाकी आपका जो फाउंडेशन है उस पर आपका भी जो 12th का NCERT है वह चल रहा है, उस पर पूरे 6 से लेकर 12 तक के सारे मिल जाएंगे। फाउंडेशन वाले पे आपको इंग्लिश में स्क्रिप्ट मिलती है, हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिलता है,
ताकि जो लोग ऐसे हैं कि इंग्लिश में स्क्रिप्ट चाहते हैं बट फिर वो समझ में उनको हिंदी में ही आ रहा है, ज़्यादा वह हिंदी में समझ पा रहे हैं चीज़ों को, तो वहाँ आपको फाउंडेशन चैनल हिंदी वाले पे आपको सारी चीज़ें जो है वह हिंदी में अवेलेबल हो जाएंगे, स्क्रिप्ट भी और आपको समझाने का तरीका भी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।